परमानेंट नहीं था, फिर भी इतने कम स्टाफ के बावजूद भी कोविड हॉस्पिटल में 500 से भी ज्यादा पेशेंट को नियमित रूप से उन्होंने चेक किया। वो उनके प्रोफेशन में आगे बताएंगे। तो बहुत बड़ा काम, ऐसे सभी ने डिवोशन से काम किया। तकलीफें काफी थी, काफी समस्याएं थी, उसके बीच में भी कोविड की परिस्थिति में लोगों को स्वस्थ रखने के लिए सभी ने अपने उत्तरदायित्व को निभाया और काफी तकलीफों के बीच में ये अपना काम किया। बड़ौदा में भी डॉक्टर सामंत जी और उनकी टीम है, उन्होंने भी काम किया। काफी लोगों को बुखार भी आया, कोविड के लक्षण भी दिखने लगे, फिर भी उन्होंने इसमें रहकर आयुर्वेद औषधों से ही उसमें से स्वास्थ्य प्राप्त किया। और आज कोविड हॉस्पिटल में जो हमारा काम हुआ, तो वो भी काफी बड़ी मात्रा में कोविड हॉस्पिटल में ये काम हुआ। तो अब तक के जो मेरे पास आंकड़े हैं कि 7,000 से भी ज्यादा कोविड-19 के माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम वाले पेशेंट को ये आयुर्वेद के प्रोटोकॉल के हिसाब से, आयुर्वेद का आयुष का जो प्रोटोकॉल था उसकी दवाई दी गई, साथ में दूसरे सिम्टम हो तो वो भी दवाई ऐड की गई, और एलोपैथी के साथ एडोन थेरेपी के रूप में ये औषध दी गई। और 7,000 से भी ज्यादा लोग इस आयुर्वेदिक औषध को कोविड वाले पेशेंटों ने पसंद किया। और बहुत ही उसमें कम पेशेंट ऐसे थे कि जिनको आगे जाकर वेंटिलेटर की जरूरत हुई या डेथ हुआ। ऐसा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा हमें मिला नहीं है। 1-2 पेशेंट हो सकते हैं जिनका डेथ हुआ, बाकी कोई ऐसे आंकड़े मिले नहीं है। क्रिटिकल कंडीशन में कोई गए नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा आयुष दवाई एक काम कर रही है, ऐसा एक प्रूव होता है, एक उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये सब बातें खास करके हैं। तो इनके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने कुछ काम किया है, पर उसको साइंटिफिक रूप में उसका एक स्टडी भी होना चाहिए। तो आगे जाके हमने रिसर्च का भी प्रोटोकॉल आयुष की ओर से रखा और उसकी हमारी एक रिसर्च कमेटी बनेगी। मुझे ये गर्व के साथ कहते हुए आनंद होता है कि हमारे यहाँ गुजरात में पहली बार पंचगव्य के आधारित जो प्रोटोकॉल है उसको भी मंजूरी मिली। हमारी रिसर्च कमेटी में एक पंचगव्य का प्रोटोकॉल डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जो गौ सेवा आयोग के हैं अध्यक्ष, और हमारे डॉक्टर हितेश बैजानी और उनकी टीम के द्वारा रखा गया। बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल था, तो उसको भी मंजूरी रिसर्च कमेटी ने पसंद किया और उसको मंजूरी दी। और पूरे भारत में ये पहली बार हुआ कि पंचगव्य के प्रोटोकॉल को मंजूरी आयुष ने दी हो। तो ऐसे जाके और भी पंचगव्य की प्रपोजलों को मंजूरी मिली और उनका भी रिसर्च काम अभी पूरे गुजरात में चल रहा है। साथ में आयुष प्रभाग का भी रिसर्च का 1200 बेड की जो हॉस्पिटल है उसमें ये शुरू हो गया है। और वहाँ पे भी हम रिसर्च के रूप में उसके हर एक पहले दिन 0 डे से लेकर 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन ऐसे उसके रिपोर्ट बंद कराना, उसको व्यवस्थित रूप से साइंटिफिक रूप में रखना, ये सब हमने शुरू किया है। तो एक बड़ा काम गुजरात में हुआ, वो सबके साथ से हुआ, सबके सहयोग से हुआ। और हमारे पूरी आयुष की टीम और साथ में आयुर्वेद चिकित्सकों ने भी जहाँ जहाँ आयुष की टीम के साथ मिलकर लोगों में इसकी अवेयरनेस में काम किया। लोग प्राइवेट चिकित्सक की ओर से भी काफी जगह पे काढ़े का वितरण किया गया, अलग अलग किट बनाई गई, किट का भी वितरण हुआ। ये सब चीज आज लोग, हरे गुजरात का हर एक व्यक्ति संसमनीवटी ये नाम से परिचित है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जो जानता, जिसके व्यक्ति संसमनीवटी को पहचानते न हो, जानते न हो। यानी सभी लोग संसमनीवटी से प्रचलित है, हमारे आयुष के काढ़े से प्रचलित, काढ़े से जानकार है। और ये सब हो सोच रखा है क्योंकि हम लोग ने इस बार मिलके सहयोग प्रयोग किया है, मिलके सब लोगों ने ये आवाज उठाई है। हमारी साथ में आयुष तबीबी फोरम करके भी एक फोरम का कोई हितेश भाई जानी के नेतृत्व में आयोजन हुआ था और उसके द्वारा भी खूब रजूआत सरकार में और सब जगह हुई। इजीली नहीं हुआ, पूरे भारत वर्ष में से हमारे यहाँ फोन कॉल आते हैं आयुष में कि आपने ये काम कैसे किया। और राज्यों में इतनी बड़ी मात्रा में कई का काम हुआ है, वो बहुत ही कम पाउच पे हुआ है, बहुत ही निश्चित जगह पे काम हुआ है। पर जो क्वांटिटेटिव काम, इतना काम पूरे भारत में हुआ हो तो सिर्फ गुजरात राज्य में ही हो पाया है। और गुजरात में इसमें अग्रसरता दिखाई है और उससे सबके स्वास्थ्य में भी लाभ हुआ। हमारा एक सर्वे भी हमने किया कि जो ये काढ़े वगैरह हमने दिए उससे क्या लाभ हुआ, तो 5,000 से भी ज्यादा लोगों का उसका सर्वे है। उसमें आज तक सिर्फ किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक ऐसी गलत मान्यता भी थी कि आयुर्वेद के काढ़े गर्म पड़ते हैं, तो उसमें 83 लोगों ने ये बताया कि उनको हाइपर एसिडिटी थी और उनको ये काढ़ा का सेवन किया गया तो उनकी एसिडिटी में उनको लाभ हुआ है। और बहुत ही कम समय थोड़ा ध्यान रखिए, समय खूब आगे बढ़ी रहे हैं अभी। हाँ जी जी, बस मैं ये बुराई कर रहा हूँ कि इस तरीके से पूरा काम गुजरात में हुआ है और सब लोग अभी अपने अभिप्राय, अपने अनुभव बताएंगे। तो ये बात करके मैं सबका धन्यवाद करते हुए मेरी ये वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट का फिर से एक बार
स्वागत है। और हम सुन रहे थे वैद फाल्गुन भाई पटेल, हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर आयुष के, डेप्यूटी डायरेक्टर रिसर्च। अभी हम आगे सुनने जा रहे हैं वैद सचिन खेड़ीकर जी को। उससे पहले कुछ जरूरी सूचना वापस दोहरा देता हूं। जो भी नए पार्टिसिपेट ज्वाइन हुए हैं वो अपना वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट रखे ताकि हम सुन पाए अच्छी तरह अपने वक्ता को। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि किसी को अगर कोई भी प्रश्न हो तो वो प्रश्न अपने चैट बॉक्स में लिख के रखे, मैसेज करे चैट बॉक्स में, ताकि वो प्रश्न लास्ट में प्रश्नोत्तरी सेशन में लिए जा सके। तो अभी मैं आगे अपने मुख्य वक्ता वैद सचिन खेड़ीकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। वैद सचिन खेड़ीकर जी। आप अनम्यूट कर दीजिए वही सचिन खेड़ीकर जी साहब। आप अपना अनम्यूट कर दीजिए ताकि आपका आवाज सुनाई दे। फाल्गुन भाई के वक्तव्य से हमें इतनी आशा बन जाती है कि जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था। हाँ हेलो, सचिन खेड़ीकर जी आ गए हैं। आवाज आ रही है हाँ आ रही है। आप अपना शुरू करिए वक्तव्य। दिख रहा है, स्क्रीन में आ रहा है? हाँ दिख रहा है, स्क्रीन में आ रहा है, दिख रहा है सबके। आज के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वैद्य हितेश जानी सर, प्रेसिडेंट आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात, वैद्य फाल्गुन पटेल, महामंत्री गुजरात आयुर्वेद व्यासपीठ तथा डिप्यूटी डायरेक्टर रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर आयुष गुजरात, उसके साथ में ही ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वैद्य प्रज्ञाबेन मेहता, वैद्य प्रणव दलवाड़ी, और आज में एक्सपीरियंस शेयरिंग में वैद्य सामंत दाहिमा, वैद्य आरतीबेन भट्ट, वैद्य धर्मेंद्र पटेल, वैद्य तुषार त्रिवेदी तथा इस वेबिनार में उपस्थित सभी का मैं नमस्कार करता हूँ। आज का जो विषय है, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए मैं इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं जाते हुए विषय के ऊपर मैं आता हूँ कि आयुर्वेद पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट। उसमें आउटलाइन इस प्रेजेंटेशन में जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ कोविड-19, मेन विषय तो आज का आयुर्वेद पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा आयुर्वेद जनरल डिस्क्रिप्शन है कोविड के बारे में। बहुत से लोगों को पता भी है, लेकिन थोड़ा सा रिपीटेशन इसमें मैं करना चाहूँगा और प्रेजेंट सिनेरियो होगा। बाद में आयुर्वेद के इसमें विषय में हम कोविड को किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं और अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है, पत्ते क्या दे सकते हैं, और हमने जो कुछ कोविड में कामगिरी की उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ हमने किया है इसमें। तो व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस आप सभी को पता है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको जानते ही है, फिर भी थोड़ा सा मैं इसमें ब्रीफ करना चाहूँगा कि एक इन्फेक्शियस डिसीज है और इस वायरस को हम सार्स कोविड-2 बोलते हैं एंड डिसीज का नाम कोविड-19 है, जिसकी शुरुआत हमको पता है कि वुहान सिटी में, जो चाइना का हुबेई प्रोविंस, वहाँ पर हमको मिली थी। और एज ऑन डेट 19.2 मिलियन केसेस अभी रिपोर्टेड हुई अक्रॉस द कंट्री, 188 कंट्रीज और टेरिटरीज में। इंडिया की अगर बात करेंगे तो 30 जनवरी 2020 में केरला में पहला केस हमको देखने को मिला था, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इन्होंने 30 जनवरी 2020 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था, और 11 मार्च 2020 को उन्होंने पैंडेमिक घोषित किया है। कॉमन सिम्टम्स के बारे में हमको पता है कि ये फीवर, हेडेक, कफ, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्मेल एंड टेस्ट, ये सिम्टम्स थोड़े अर्ली हमें बहुत से पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। और आयुर्वेद में भी मैं आगे बताऊंगा कि ज्वर के पूर्व रूप लक्षणों में भी ये लक्षण आया है, तो उसका भी इसके साथ में कोरिलेशन होता है। वैसे भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमको पता है कि माइल्ड सिम्टम्स वाले होते हैं, उनमें से कुछ जो है 15 से 20% जिनका प्रोग्रेशन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस
यानी कि ARDS जो हम टर्म यूज करते हैं उसमें होते हैं। उसी के साथ में उसमें अभी अभी जो नए रिसर्च आए, डे बाय डे जो रिसर्च होते हैं उनमें हमें पता चला है कि पहले ये डिसीज को हम उतना जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन उसमें जो प्रोग्रेशन होती है या ARDS होता है उसके लिए पॉसिबल जो उन्होंने कारण बताए उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म्स, मल्टी ऑर्गन फेलुअर, सेप्टिक शॉक या ब्लड क्लॉट्स, इस तरह की पैथोलॉजी आगे में होती है। और जिस पेशेंट में इस तरह का डिसीज प्रोग्रेशन होता है उनमें डिसीज कंडीशन वर्स्ट होती जाती है। स्प्रेड के बारे में हम सभी को पता है, शुरुआत में इतना पता था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, लेकिन लार्ज ड्रॉपलेट से होता है। लेकिन अभी थोड़ा हमें रिसेंटली पता चला है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स भी जो है इवन नॉर्मल टॉकिंग के समय में भी अगर निकलते हैं तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए स्मॉलर ड्रॉपलेट्स दैट आर एबल टू स्टे सस्पेंडेड इन द एयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन इनक्लोज स्पेसेस। तो ये भी एक हमें ध्यान देने वाली बात है कि शुरू में हम इतना ही समझते थे कि लार्जर ड्रॉपलेट से होता है, लेकिन हमें पता चल गया कि स्मॉलर ड्रॉपलेट्स अगर एयर में सस्टेन करते हैं और इनक्लोज स्पेस है तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो हमारे में रह सकते हैं और उससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस है। और ट्रांसमिशन जो होता है लेस कॉमनली बाय द टचिंग एंड कॉन्टेमिनेटेड सरफेस, जिसका पहले हमें बहुत ज़्यादा डर था, उसमें हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं। आयुर्वेद की अगर हम बात करेंगे तो प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सहसय्या आसनाश्चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात् पुष्टम ज्वरस्य शोषश्च नेत्राभिषन्धयेवश्च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रमन्ति नरानरम। This is the one of the finest quotation given by Acharya Shushruta, that in this quotation he has explained how these communicable diseases are spread with the help of such type of close contacts and other things. So nowadays, as we know, the spread of communicable diseases, such type of things are already explained in our ancient literature, as well as even Acharya Vagbhat also suggested that na savrutta mukhasya kuryat suti hasya virjumanam, मीन्स अभी जो हमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बताए जाते हैं कि जो हमें मुंह ढकना है कफिंग के समय में, उस तरह के दिस एटिकेट्स वेयर ऑलरेडी स्टेटेड बाय आवर एंशिएंट आचार्यस। नाउ डायग्नोसिस के बारे में भी हमको जानकारी है कि RT-PCR ये टेस्ट है जिसमें हम करते हैं कि नाजोफैरिंजियल स्वाब से। उसके बाद में नाउअडेज CT इमेजिंग बहुत बढ़ गया है कि बहुत से पेशेंट में सिम्टम नहीं है लेकिन सस्पेक्टेड है, तो बहुत से इवन हमारे सूरत में भी हमने देखा कि जो भी MRI सेंटर है सब वो भरे हुए रहते थे। CT इमेजिंग काफ़ी इसमें रोल है लंग्स के देखने के लिए। उसके अलावा अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट भी फास्टली उसका ये हुआ है। उसी के साथ में CRP है, CBC है, फेरिटिन लेवल है, D-dimer लेवल है, इंटरल्यूकिन 6 है। ये भी अभी रिसेंटली रिसर्च होके पता चला है कि इनका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है कि डिसीज प्रोग्रेशन या प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज में अगर ये हम देखते हैं तो हमें एक उसका मैनेजमेंट करने के लिए वो ठीक हो जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स हम सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। फिजिकल डिस्टेंसिंग है, क्वारंटाइन है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मास्किंग, ये अभी रिसेंट इसमें मैं आने वाला हूँ आगे चलकर। और ये वायरस कैन सर्वाइव इन एरोसल फॉर अप टू 3 आवर्स। ये हमें थोड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि पहले हमें ये पता नहीं था कि वो एयर में भी ज़्यादा देर तक रह सकता है, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला है कि वो एरोसॉल में भी 3 घंटे तक वो रह सकता है। देन प्रिकॉशन टू बी टेकन इन OPD सेटअप, कि OPD में रहते हुए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। मोस्टली हमने देखा है कि क्लोज चेम्बर्स और AC का यूज़ मोस्टली हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि वायरल लोड थोड़ा बढ़ जाता है। अगर वेंटिलेशन अच्छा है, ओपन विंडोज है या खुला हवा का आवागमन होता है, उसमें वायरल लोड कम होता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। पेशेंट की सीटिंग अरेंजमेंट्स भी हमको देखनी चाहिए ताकि
उनसे भी आपस में या हमें उसका स्प्रेड नहीं हो। उसके अलावा मास्क वगैरह का जो प्रयोग बताया है वो भी हमने रेगुलरली करना चाहिए, पेशेंट के लिए भी और अपने लिए भी, ताकि हमारा प्रोटेक्शन प्रॉपरली हो। ये सब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो, आयुष की हो, सब गाइडलाइंस हमें मिलती रहती है और उसका हमें चुस्तपने पालन करना चाहिए, ताकि ना खुद हम इन्फेक्टेड हो या हमारी तरफ से किसी को इन्फेक्शन स्प्रेड हो। ये हमारा एक ओपीडी का सेटअप है कि हमारे जो अंदर में सब ओपीडीज थे, सभी ओपीडीज हमने बाहर शिफ्ट कर लिए, ताकि जो वायरल लोड वाला कंसेप्ट है या जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने किया है। इवन पेशेंट सिटिंग एरिया भी हमने अलग तरीके से किया है और उसमें भी प्रॉपर डिस्टेंस रख के हमने उनको बिठाते हैं, प्रॉपर मास्क पहन के। तो इस तरह की प्रिकॉशन लेके अगर हम काम करेंगे तो इसमें थोड़ा सा हमें फायदा मिलता है। अभी एक प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कोविड में डे बाय डे जैसे जैसे रिसर्च सामने आते हैं तो हमें नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है। तो एक कुछ नई जानकारी मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि अर्लियर हमें ये पता था कि ये कोविड नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, लेकिन हमें पता चला है अभी कि इट इज ए प्रीडोमिनेंटली एन इन्फ्लेमेटरी डिसीज which causes hypercoagulable state which leads to microthrombosis in all over vessels, especially in pulmonary vessels, leading to the pulmonary thrombosis causing hypoxia, which can only be treated with the anticoagulants. This type of pathology is coming nowadays. Similarly, day 3 to day 6 are days to watch for exertional hypoxia. Means these earlier days for monitoring are very crucial in COVID treatment. Now, previously surface to human transmission was important route, but now it is being the less important route. Masking was not that much mandatory in previous days, but nowadays it is mandatory to wear the mask because of these small micro droplets and aerosol spread of infection. Distance initially it was 3 feet. Nowadays it is up to 6 to 9 feet distance between two persons should be kept due to new researches. Now, introduction of low molecular weight heparin and steroid is included in the treatment on day 3 to 5 to avoid the clinical hypoxia or inflammatory condition. The bottom line of this new advancements or new research is that early and effective treatment from day 3 to day 7. This is very important in COVID patient. Early detection and early अगर उनका ट्रीटमेंट होता है तो वो एक अच्छा इसमें होता है, क्योंकि हमने बहुत से पेशेंट कुछ ऑफ हुए हैं, उनकी हिस्ट्री में हमने देखा तो कुछ उनको इन्फेक्शन होने के बाद में शुरुआती दिनों में थोड़ा उन्होंने इग्नोर किया और ट्रीटमेंट उन्होंने देरी से शुरू की, तो उसमें जो आगे के कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ते गए और वो पेशेंट में आईसीयू में जाने के बाद में भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो उसका रीजन ये भी है कि पेशेंट का अर्ली डिटेक्ट होना और उसका अर्ली इफेक्टिव मैनेजमेंट शुरू होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अभी नई जानकारी से पता चला है कि इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स अगर रेज होते हैं तो उसमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं। डी डीमर्स मीन्स जो कोयागुलोपैथी से रिलेटेड होते हैं, अगर हमें हम मिलते हैं डी डीमर्स लेवल हाई तो उसमें हमें एंटीकोएगुलेंट्स थेरेपी देनी चाहिए। उसके अलावा HYQ मीन्स HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये पता चला है कि इफेक्टिव इन वेरी अर्ली स्टेज, इट इज नॉट एट ऑल इन लेटर स्टेज अगर हम देते हैं 9-10 दिन के बाद में तो उसका उतना कुछ इफेक्ट नहीं होता है। HCQ अगर हम अर्ली डेज में देंगे तो वो वायरल की एंट्री को शरीर में ब्लॉक करता है, तो उसका एक रोल है। और आफ्टर 9 days ऑफ इलनेस द वायरस इज नॉन कल्चरेबल एंड द पर्सन इज नॉन इन्फेक्शियस। मीन्स जो मेन डेज होते हैं वो शुरुआती 9-10 दिन ही होते हैं कि जिसमें उस पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, आगे में उसका पोस्ट मैनेजमेंट इज क्वाइट डिफरेंट। लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज 100% स्पेसिफिक फॉर कोविड-19, ये भी एक नया हमको पता चला है। एंड हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ भी हम देखते हैं पेशेंट की। उसके अलावा रिसेंट इसमें ये है कि द 6 minute वॉक टेस्ट इज नाउ मैंडेटरी फ्रॉम day 2 to 3 to 6
इससे हमें ये पता चल रहा है कि डिसैचुरेट बाय 5% अगर होता है तो उसको तुरंत ही हम उसका इंडिकेशन होता है कि न्यूमोनिया विथ थ्रोम्बोसिस उसको डेवलप हो रहा हुआ है। अगर ये टेस्ट अगर हम परफॉर्म करेंगे तो उसके लंग्स के बारे में हमें पता चल जाता है, तो तुरंत हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसमें इमीडिएट स्टेरॉइड अलॉन्ग विथ हिपेरिन उसको देने का प्रोटोकॉल है। If this treatment is delayed, then the patient may go to the serious stage of cytokine storms. cytokine storms के बारे में मैं बोलूंगा आगे में। तो ये अभी तक की जो जानकारी है वो अभी तक कोविड की एक जनरल जानकारी है। उसके अलावा अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हमें कोविड के बारे में क्या पता है उसके बारे में मैंने कुछ ब्रीफ किया है। आगे में प्रेजेंट आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से रफली जो है अभी तक जो भी लिटरेचर या इंटरनेट में मिलता है या व्हाट्सएप वगैरह जो इसमें आता है उससे हमें ये पता चलता है कि वात कफोलबन हीन पित्त सन्निपात ज्वर इस टाइप की कैटेगरी में इस ज्वर को मोस्टली रखा गया है। और इस ज्वर में जो लक्षण मिलते हैं कि ज्वर में ठंडी लगना, खांसी होना, सांस चढ़ना, एकांग या सर्वांग में शोथ जैसे कि फेफड़ों में सूजन आती है, अरुचि, त्वचा का रुक्ष होना, मूर्छा, इस तरह के लक्षण इस ज्वर में पाए जाते हैं। ज्वर के बारे में मैं आगे भी बोलने वाला हूँ, उसमें हम इसका और विवरण करेंगे। वैसे ही इस डिसीज के बारे में आचार्य वाग्भट का अगर हम पर्सपेक्टिव देखते हैं तो उसमें विकृत वायु, जल, देश, काल इनके सेवन से एक समान रोग अगर सभी को हो जाता है तो उसको हम जनपदोध्वंस टाइप की कैटेगरी में गिनते हैं। तो एक तरह से ये जनपदोध्वंस तो है ही है, लेकिन अगर डिसीज वाइज या दोषिक प्रिडोमिनेंस और डिसीज का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये एक तरह का सन्निपात ज्वर की कैटेगरी में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ज्वर के बारे में भी हम सभी वैद्य है, सभी ने हमने पढ़ा हुआ है। चरक एक बहुत सभी में देखे कि चिकित्सा के लिए अगर सबसे बड़ा अच्छा ग्रंथ है तो चरक है। तो चरक में ही हमें ज्वर के बारे में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, जो इस डिसीज को हमको कितना महत्व देना है या किस तरह से इसको हमको एड्रेस करना है, इसके लिए हमें एक बार ज्वर अध्याय या ज्वर चिकित्सा अध्याय हमको थोड़ा देखना चाहिए। उसी से हमें इस डिसीज के बारे में और जानकारी मिलेगी। तो देहेंद्रिय मनस्तापी सर्व रोगाग्रजो बलि ज्वर प्रधानो रोगाना मुक्तो भगवता पुरा में ज्वर के बारे में यानी चिकित्सा स्थान का तीसरा ही अध्याय जो है ज्वर, इन्होंने सबसे पहले ज्वर का वर्णन किया है। इवन निदान स्थान में भी आचार्य चरक ने ज्वर का ही सबसे पहले वर्णन किया है। तो हम समझ सकते हैं कि ज्वर कितना इम्पोर्टेंट है और ये भी एक ज्वर का प्रकार है। वैसे ही इसका प्रकृति के बारे में भी बताया, उसका प्रभाव है वो भी हमें पता है। पूर्व रूप में मैं इसलिए जाना चाहूंगा कि ये हमारा एक साइंस है कि बहुत पुराना एज ओल्ड एंशिएंट साइंस की, जिसमें संप्राप्ति के बारे में या निदान पंचक में पूर्व रूपों का भी उन्होंने वर्णन किया है। और आलस्यम नयने शास्त्रे जुम्भणम गौरवम क्लमः ज्वलन नातप वायु अम्बु भक्ति द्वेष विनिश्चितो अविपाकस्य वैरस्य हानिश्च बलवर्णयो। दिस 2-3 lines are very important. नयने शास्त्रे अविपाकस्य हास्य वैरस्य हानिश्च, दिन बलवर्ण की हानि होना या लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ टेस्ट है, फटीग है, लैक्रिमेशन है, इस तरह के जो पूर्व रूप हमें ग्रंथ में बताए हैं, अगर हम ध्यान में लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये संभावित ज्वर का रुग्ण हो सकता है। और जब भी हमने रिसेंट लिटरेचर कोविड के बारे में देखा और उससे हमें ये पता चला है कि अगर इस डिसीज के बारे में अर्ली डिटेक्शन होता है और अर्ली ट्रीटमेंट अगर होती है तो पेशेंट को हम अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो ये जो हमारा सूत्र है पूर्व रूप के बारे में, इसका हमें चिकित्सा के लिए उपयोग हो सकता है कि अगर हम चिकित्सा करने के पहले अगर अर्ली स्टेज में हम पेशेंट को डिटेक्ट कर पाए तो उसका ये में फायदा ही होगा। उसके अलावा चरक में ज्वर के अलग अलग प्रकारों के वर्णन किए हैं, लेकिन उसमें जैसे कि हमें पता है कि कोविड की जो लेटर स्टेज है, अर्ली स्टेज में माइल्ड सिम्टम होते हैं, लेकिन अगर वो डिसीज प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो मॉडरेट टू
सीवियर स्टेज में ब्रेथलेसनेस और डिस्निया ये लक्षण हमें प्रधानता से पाया जाता है। तो इसलिए श्वसन ये लक्षण हमें कहाँ कहाँ पर ग्रंथ में वर्णित मिलता है या ज्वर के प्रकरण में, उसके बारे में मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये अंतर्वेग ज्वर के जो लक्षण बताए आचार्य चरक ने, उसमें उन्होंने बताया कि अंतर्दाहो अधिक स्पृशना प्रलाप श्वसनम भ्रमः संध्यास्ति शूलम अस्वेदो दोषवर्चो विनिग्रह अंतर्वेगश्च लिंगानी ज्वरस्य एतानि लक्षण। श्वसन ये लक्षण अगर अपीयर होने लगता है पेशेंट में तो हमको समझना चाहिए कि जो बहिर्वेगी ज्वर था वो अभी अंतर्वेग उसने धारण कर लिया है और वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल बॉडी पार्ट्स में वो प्रिडोमिनेंट होता जा रहा है। तो ये उसका एक हमारे लिए अच्छा सूत्र है। उसके अलावा तीक्ष्ण ज्वर का भी एक वर्णन चरक में मिलता है। तीक्ष्ण ज्वर के बारे में उन्होंने लिखा है कि सप्ताहात द्वादशाहात तथैवश्च सप्रलाप भ्रम श्वास तीक्ष्णो हन्यात ज्वरो नरम। ये श्वास बाकी लक्षण भी है लेकिन श्वास ये लक्षण एक उन्होंने काउंट किया है कि श्वास अगर ऐसा लक्षण हमें मिलता है और तीक्ष्ण ज्वर ऐसे लक्षण होते हैं तो उस रुग्ण की मृत्यु 7 दिन में, 10 दिन में या 12 दिन में, 12 दिन में उसकी मृत्यु हो सकती है। ये भी हमारे चरक संहिता में देखने को मिलता है। मैं श्वास को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस डिसीज में अगर श्वास नहीं है और नॉर्मल सिम्टम्स है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, लेकिन श्वास अगर इसमें आ जाता है तो उसमें डिसीज प्रोग्नोसिस बैड हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके लिए श्वास को थोड़ा सा मैं अभी हमें डिसीज कैटेगरी के ऊपर में जाना है कि जैसे मैंने बोला था कि वात कफोलबन हीन पित्त सन्निपात ज्वर कैटेगरी में, तो ज्वर के बारे में जो सिमिलर लक्षण हम मोस्टली देख मिलते हैं कि सर हाँ, 10 से 12 मिनट में आपका टाइम रहेगा आगे। 10 से 12 मिनट बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। तो द्वंद्व ज्वर के प्रकारों में आचार्य चरक ने वात कफ ज्वर में लिखा है वो लक्षण शीतको गौरवम स्कंदरा स्थैमित्यम पर्वणाम च रुक शिरोग्रह प्रतिशायम कास स्वेदा प्रवर्तनम संतापो मध्य वेगश्च वात श्लेष्म ज्वराकृति। तो ये लक्षण वात कफ ज्वर के बारे में उन्होंने बताया है। उसके अलावा सन्निपात जो है 13 प्रकार का सन्निपात बताया है। उसमें जो हमने सबसे पहले कोरिलेशन किया थी वात श्लेष्मोल्बन हीन पित्त सन्निपात ज्वर चैत्यम कासो अरुचि तंद्रा पिपाशा दाह अरुचि रुग वेदाह, तो इसके बारे में बोला है। उसके अलावा श्वास लक्षण हमें जो देखने को मिलता है वो और अन्य 2 सन्निपात ज्वर के लक्षणों में हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा आगंतु ज्वर का भी वर्णन इसमें मिलता है कि अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज, अभिशापज। तो इसमें अभिसंगज टाइप की कैटेगरी में ये आ सकता है क्योंकि हमें पता है कि कोविड वायरस आगंतुक टाइप का ज्वर है कि जो वायरल इन्फेक्शन बॉडी में जाने के कारण होता है। और इसकी चिकित्सा में भी आचार्य चरक ने बोला है कि विषग्न चिकित्सा करने के लिए बोला है। इसके बारे में भी मैं आगे बोलूंगा। आम पश्चिमान ज्वर लक्षण के बारे में भी जो पश्चिमान ज्वर की अवस्था होती है उसमें श्वसन लक्षण इसमें हमको देखने को मिलता है। चिकित्सा के ऊपर में अगर हम आते हैं तो ज्वर में लंघन देना है मोस्ट ऑफ द ज्वरों में, लेकिन कुछ ज्वरों में लंघन देने के लिए उन्होंने मना किया है कि जैसे क्षय, अनिल, भय, क्रोध ये जो श्लोक में है। तो ये अभिसंगस टाइप का भी ज्वर है, सन्निपातस टाइप का ज्वर है, तो इसमें लंघन देना उतना प्रशस्त नहीं होता, ये ठीक है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द जगह पर हम सुनते हैं कि उष्णोदक का पान कीजिए, गर्म जल पिए। तो ज्वर में भी हमने देखा है कि तृष्यते सलिलम चोषणम दध्यात वात कफ ज्वरे, इसका उल्लेख ग्रंथ में दिया है। तो इसलिए हमने निश्चित ही से उष्ण जल का या उष्ण जल सिद्ध का ही हमने पान करना चाहिए। उसके अलावा षडंग पानीय का हमें वर्णन मिलता है कि मुस्त परपट कोशिश चंदन उदिश्च नागरे। शुंठी और त्रिकटु ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है कि जो हमें इस चिकित्सा में देखने को मिलते हैं। ये भी मैं बताऊंगा आपको। युष भी वर्णन मिलता है। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पथ्य कल्पना का जब हम विचार करते हैं तो तब हमको पेशेंट को क्या देना क्या नहीं देना इसके हमें सब कंसेप्ट होने चाहिए। मुक्तादि युष का वर्णन किया है। घृतपान जो बोला है आचार्यों ने कि 10 दिन के बाद में औषध सिद्ध हो घृतपान दे सकते हैं, और उसमें भी वात पित्त की अधिकता अगर होती है तो उसमें हमको घृतपान करना चाहिए।
और जीर्ण ज्वर में जो घृतपान का चरक में उल्लेख है कि उसमें पिपल्यादि घृत, वासादि घृत और बलादि घृत का उन्होंने मोस्टली वर्णन किया है। दुग्धपान भी शुरुआती स्टेज में निषिद्ध बताया है, उसको पश्चिमान या निराम अवस्था होती है तो उसमें दुग्धपान हम कर सकते हैं। कषाय का भी वैसे ही है, लेकिन कषाय में अगर हम देखेंगे कि दो तीन कुछ द्रव्य है कि जो बहुत से कषायों में कॉमन है, जैसे कि किरात तिक्तकम मुस्तम गुडुचिम विश्व भेषजम, ये एक कषाय है। वैसे ही किरात तिक्तकम अमृता चंदनम विश्व भेषजम, ये विषम ज्वर के इसमें बताए उन्होंने। तो किरात तिक्त मुस्त गुडुचि विश्व भेषज, ये दो तीन जो ड्रग है ये बहुत ज्वर के लिए बहुत पेटेंट औषध बताई गई है। सन्निपात ज्वर के इसमें उन्होंने अलग अलग काढ़ों का वर्णन किया है। उसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो बीच वाला काढ़ा में हाईलाइटेड है कि शटी पुष्कर मूल व्याघ्री, दिस इज वेरी वन एंड इट इज इफेक्टिव, क्योंकि सन्निपात ज्वरापह के साथ में उसकी फलश्रुति में लिखा है कि कास हृदग्रह पार्श्वा अरति श्वास तंद्रासु शस्यते। इसकी फलश्रुति में जो भी कोविड से एसोसिएटेड सिम्टम है वो सभी सिम्टम का ये शमन होता है, ये लिखा है। और उसमें आपने देख हाईलाइट किया होगा कि गुडुचि और नागर इसमें भी आता है, तो ये नागर या शुंठी का बहुत ही अच्छा रोल इसमें है, ये हमको देखने को मिलता है। वैद्य हितेश जानी सर का मैंने बहुत से इसमें देखा है कि शुंठी के ऊपर में वो बहुत ये करते हैं। उसका कारण यही है कि हमारे ग्रंथ में जगह जगह पर शुंठी या नागर का उल्लेख आया है, उसको महौषध महाभेषज कहा गया है, तो उसका एक अलग महत्व है और ज्वर में और इस कोविड में भी एक इम्पोर्टेंट है। तो शुंठी को हमने कहीं छोड़ना नहीं चाहिए इस विषय में। ये एक हमारा फार्मूलेशन है कि जो यहाँ के हॉस्पिटल में हमने शुरू किया था कि एक अलग टाइप का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव से, कि इसमें दशमूल, गिलोय, कटेरी, हरिद्रा, शुंठी, पिपली, पुष्कर मूल, सुदर्शन चूर्ण, तुलसी पत्र पाउडर, ये 9 ड्रग का एक अलग कॉम्बिनेशन बना के हमने बहुत से पेशेंट को दिया है और अभी भी हम देते हैं, तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स में आप सभी को पता है कि आयुर्वेदिक चीजों का सबका हमें पालन करना है। मैनेजमेंट का अगर हम विचार करेंगे तो आयुष मैनेज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्य फाल्गुन सर ने आपको बताया ही है, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अमृत पेय उसमें देते हैं, आयुष 64 टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, संसमनी वटी और एसटी मधु घनम वटी चूसने के लिए। इस तरह का 4 मेडिसिन का ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। आज तक हमने अराउंड 900 लोगों की यहाँ पर सिविल अस्पताल में ट्रीटमेंट की है और मैक्सिमम पेशेंट अच्छे रिकवर्ड हुए हैं। उसके मैंने कुछ रिव्यू भी रखे हैं आगे में। एक्सपीरियंस कॉम्बिनेशन में ये टीटी वीपीटी योग करके हमने यहाँ पे जो सीनियर वैद्य है और साथ में बैठकर हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, और ये भी कॉम्बिनेशन मैंने बहुत से लोगों को हम मेरे व्यक्तिगत तौर पर दिया है कि जिसमें त्रिभुवन कीर्ति, तालिसादि चूर्ण, वासा चूर्ण, पुष्कर मूल, त्रिकटु इस फार्मूलेशन में बनाया है। और गोदंती 500 मिलीग्राम हम ऐड करते हैं इनके साथ फीवर और हेडेक उसमें सिम्टम अगर है प्रिडोमिनेंटली तो ये गोदंती 500 मिलीग्राम और एक कॉम्बिनेशन विथ हनी हम पेशेंट को देते हैं। और उसके साथ में ही द्वात्री दशांकपात और संसमनी वटी, ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हमने काफी पेशेंट्स को दिया है और इससे भी बहुत से पेशेंट को हमने पाया है कि बहुत उनको लाभ मिला है। न्यूमोनिया उनका चला गया, उनके रिपोर्ट्स निगेटिव आ गए। रिकमेंडेड रसकल्प का अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है त्रिभुवन कीर्ति रस, क्योंकि इसमें त्रिभुवन कीर्ति में बोला गया है कि हिंगुलम च विषम योषम टंकनम मागधि शिफाम संचूर्णे भावयस प्रदाह सुरसाद्रक हेमबी रसेस त्रिभुवन कीर्ति हंति ज्वरान सर्वान सन्निपातान त्रयोदशा। ये सभी प्रकार के ज्वर है कि और 13 प्रकार का सन्निपात अगर भी है तो वो त्रिभुवन कीर्ति के रोगाधिकार में आता है। और जैसे कि हमने देखा है कि सन्निपात ज्वर की कैटेगरी में इसको हम ले सकते हैं, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए त्रिभुवन कीर्ति रस का हमने प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा मृत्युंजय रस ये बहुत ही अच्छा है, जयमंगल रस, ये 2-3 रस है कि जो इस विषय में बहुत अच्छे काम करते हैं। इसके अलावा फुफ्फुस रिलेटेड श्वास का चिंतामणि रस और लक्ष्मी विलास रस, स्वर्णमालिनी वसंत, शुंगराभ्र रस, अभ्रक भस्म, ये बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ सूरत में भी बहुत से वैद्यों ने प्राइवेट प्रैक्टिस में इन सभी कल्पों का अलग अलग इसमें प्रयोग किए हैं और सभी को बहुत अच्छा परिणाम इसमें देखने को मिला है।
क्वाथ का अगर हम विचार करेंगे तो द्वात्री दशांक क्वाथ, भारंग्यादि क्वाथ और ये अमृत पेय वाला जो है डीपीटी काढ़ा, उसके अलावा गोजीवादी क्वाथ, महामंजिष्ठादि क्वाथ। महामंजिष्ठादि क्वाथ बहुत से लोगों ने यहाँ पर इसलिए यूज किया है कि जैसे हमने बोला कि कोयागुलोपैथी या रक्त की गांठ बनने की टेंडेंसी बहुत से इसमें जैसे उनको पता चला रिसर्च से, तो बहुत से वैद्य लोग महामंजिष्ठादि काढ़ा या महामंजिष्ठादि वटी का प्रयोग भी इन्होंने इसमें किया है काढ़े में। उसके अलावा वटी का अगर विचार करेंगे तो संजीवनी वटी, गिलोय घन वटी, संसमनी वटी, एष्टी मधु घन वटी, महासुदर्शन घन वटी, इन सभी टैबलेट्स का उपयोग इसमें हुआ है। फिपैट्रॉल टैबलेट एक आमिल फार्मेसी की आती है, इनका ये बहुत ही अच्छा एंटीवायरल कॉम्बिनेशन है और ये डिसीज का अगर हम ध्यान रखेंगे कोविड में तो ये एक बहुत अच्छा प्रोप्राइटरी मेडिसिन है कि हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। चूर्णों का अगर हम विचार करेंगे तो मोस्टली इसमें तालीस आदि का बहुत अच्छा रोल है क्योंकि शुष्क कास इसमें हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा ये सब आप सभी को जानते हैं और शुंठी सबसे बेस्ट है। शुंठी का विचार या शुंठी को हमने इसमें इंक्लूड जरूर करना चाहिए। त्रिकटु, शुंठी, ये कुछ कॉम्बिनेशंस है चूर्णों के बारे में, चूर्ण हमने देने चाहिए। पथ्या पत्ते का अगर हम विचार करेंगे तो पथ्या पत्ते में भी हमने ये गर्म पानी पीना है या सोंड का ज्यादा उपयोग हमें करना है। सोंड, गुड़, घी का राब हम ले सकते हैं। नाश्ते में मग है, चोखा है या जो सादे पचने में लघु सुपाच्य आहार है वो हमने खाना चाहिए। और तुलसी का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। अपत्य की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ब्रेड है, मैदे की चीजें हैं, तो इन जो डिसीज को बढ़ा सकती है या आम की निर्मित करने वाले चीजों को हमको अवॉइड करना है। कोविड का काम जब हमने शुरू किया था तो उसमें जो हमारा यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में तो जो भी उसके बारे में ये कुछ फोटोग्राफ्स है कि जिसमें हमारी टीम काम कर रही है, पेशेंट्स है। इसके अलावा कि सिविल हॉस्पिटल में जो पेशेंट की रिव्यू लेते हैं, इसमें भी एक पेशेंट का हमें સર અવાજ નથી આવતો વિડીયોનો. आवाज नहीं आ रहा है? नहीं. आवाज यहाँ तो आ रही है सर। આ વિડીયો લગભગ બધાએ ફેસબુક પર જોયેલો જ હશે. ખૂબ કરેલો છે. तो ये वीडियो है, उसके बाद में गवर्नमेंट की बहुत सी गाइडलाइंस है वो भी हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हमारे प्राइवेट पंचकर्मा में या क्लिनिक में किस तरह से हमको काम करना है, ये सब इसमें देखा जा सकता है। ये लास्ट में रेफरेंसेस है। और थैंक यू। थैंक यू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो डिसीज है एक वैसे सीरियस है। इसके अगर अर्ली डिटेक्शन अगर हम करते हैं इस डिसीज को और प्रॉपर ट्रीटमेंट हम देते हैं आयुर्वेदिक पद्धति से, और जो भी लिटरेचर हमें मिलता है उस लिटरेचर को हमने पढ़ना है। और चरक संहिता का ज्वर प्रकरण हमें जरूर एक बार इसमें पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें से हमें सभी हिंट मिलती है और उसमें बहुत से चीज़ों का वर्णन किया है कि ताकि पेशेंट को हम पत्ते पत्ते से लेके ट्रीटमेंट में क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, उसका हम सही तरीके से विचार कर सके और इस डिसीज को हम निजात पा सके। हमारे एक्सपीरियंस से हमने बहुत से यहाँ पे जो वैद्य है पेशेंट्स है उनका सबका हमने इलाज किया है और मैक्सिमम केसेस में हमको बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। कुछ ही जो इक्का दुक्का केसेस में जिनको कुछ कोमार्बिड कंडीशन थी या जिनको ट्रीटमेंट थोड़ी लेट शुरू हुई थी
पुणे में डिसीज प्रोग्रेशन या सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बहुत ही अच्छा मिला है। और खासकर मैं ये सबके सामने बताना पाऊंगा कि जो अमृत पेय या उकाड़ा का कॉम्बिनेशन है, दशमूल, पथ्यादी और त्रिकटु का, ये जिनको भी हमने देते हैं तो पेशेंट का फीडबैक इतना अच्छा आता है कि ये पीने के बाद में हमें बहुत अच्छा लगा है। एक केस यहाँ सूरत की ही थी कि जिसमें एक पेशेंट को अस्थमा था, उसको O2 चालू था, फिर भी हमने उसको एक ट्रीटमेंट शुरू करी, तो ट्रीटमेंट करने के 2 दिन बाद में ही उसका O2 बंद हो गया और विद इन 3 डेज वो पेशेंट भी डिस्चार्ज हो गया। तो इतनी असरकारक ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदा को सही ढंग से थोड़ा सोचने की आवश्यकता है और उसमें वैद्य के युक्ति का अपना पेशेंट देख के, बलाबल देख के उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हम देते हैं तो एक बहुत अच्छा हम काम कर सकते हैं। और माननीय रिस्पेक्टेड फाल्गुन सर का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो अभी काम के बारे में अभी जो ब्रीफ किया था सही में प्रशंसनीय है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितना काम आयुर्वेद का गुजरात राज्य में हुआ है उतना बाकी राज्यों में नहीं हुआ है। ये सच्चाई है और बहुत ही एक्सटेंसिव काम यहाँ पर हुआ है। वैद्य हितेश जानी सर का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी इसमें इस सभी कार्यक्रम में एक्टिव है। और वो कामधेनु आयोग की तरफ से भी जो प्रोटोकॉल आया है उसके ऊपर में भी काम शुरू है और जगह जगह पर आयुर्वेद को एक मिशन की तरफ लेके जितना प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। ये सभी जो हमारे लीडर्स हैं उन सभी को हमारा नमस्कार होना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग एक अपने कमान संभाले हुए हैं ताकि हमारा आयुर्वेद का जो अस्तित्व है, हमारा जो काम है इस राज्य में और पूरे देश में फैल सके। तो पुनश्च सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन वैद्य श्री सचिन खेड़ीकर सर को मैं अपने सभी 94 पार्टिसिपेंट की ओर से आपका आभार और अभिनंदन फिर से व्यक्त करता हूं। और आपने बहुत अच्छा कोरोना की संप्राप्ति से लेकर संप्राप्ति, विघटन और पथ्य तक भी सब कुछ आपने एक ही अपने 30 मिनट के लेक्चर में समझा दिया है। इसके लिए आपका पुनः आभार। अभी मैं अपने ये प्रथम सेशन की पूर्णाहुति जाहिर करता हूं, लेकिन अभी अपना द्वितीय सेशन चालू हो रहा है। द्वितीय सेशन में भी हम 4 वक्ताओं को सुनने वाले हैं। सभी वक्ताओं को विनती करता हूं कि आप जुड़े रहिए ताकि लास्ट में जब प्रश्नोत्तरी सेशन आए तो आप सब अपने रिलेटेड प्रश्नों के आंसर दे पाए। और सभी पार्टिसिपेंट को भी विनती करता हूं कि आपको लेक्चर के रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। अभी मैं हमारे मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वैद्य सामंत दाहिमा सर, उनको मैं इन्वाइट करता हूं कि वो कोविड रिलेटेड अपने अनुभव हमें बताए, हमारा मार्गदर्शन करे। उन्होंने भी बड़ौदा की आयुर्वेदिक जो अस्पताल है उसमें बहुत अच्छा काम किया है, जैसे आगे शुरुआत में वैद्य प्रज्ञा बहन ने उनके परिचय में हमें बताया। तो वैद्य सामंत दाहिमा सर प्लीज। नमस्कार मित्रों, आप अपना वक्तव्य 10 मिनट में, हाँ दाहिमा साहब आप अपना वक्तव्य 10 मिनट में खत्म करने का प्रयास। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, नमस्कार मित्रों, હું વૈદ્ય સામંત દાઈમા, મેડિકલ ઓફિસર, સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ પાણીગેટ વડોદરા અને ઇન્ચાર્જ પંચકર્મ ફિઝિશિયન તરીકે પણ સેવા બજાવું છું। આજરોજ આયુર્વેદ વ્યાસપીઠ ગુજરાત દ્વારા સરસ મજાના વિષય પર વેબિનારનું આયોજન કરેલ છે। તેના માટે હું વૈદ્ય ફાલ્ગુનભાઈ પટેલ, सचिनभाई खेड़ेकरजी, धर्मेन्द्रभाई, तुषारभाई, आरतीबेन, प्रज्ञाबेन, प्रणवभाई तथा व्यासपीठना चेरमेन अने मारा अभ्यास समयना गुरुजी एवा वैद्य हितेशभाई जानी साहेबनो हूँ आभार मानु छूं। मित्रों, कोविड-19 गुजरात में फैलायो त्यारबाद एलोपेथी मेडिसिन नी सरकारी होस्पिटल में कोविड-19 नी सारवार माटे चालू करवामां आवी। त्यारबाद आपणा बधा वैद्य मित्रोना सहकारथी अने सरकारश्रीए सरकारी आयुर्वेद डॉक्टरों ने पण सरकारी कोविड सेंटरों में सारवार माटे पोस्टिंग आपवामां आव्या। तेमां मारो ऑर्डर, सौ प्रथम ऑर्डर ज्यारे थयो, सरकारश्रीए कोविड सेंटरों में आयुर्वेद दवाओं माटेना जे ऑर्डरो कर्या एमां सौ प्रथम ऑर्डरों में मारो ऑर्डर थयो अने मने बरोड़ा खातेनी GMERS होस्पिटल में, होस्पिटलना कोविड सेंटर में
સેવા કરવાનો મને મોકો મળ્યો. મિત્રો, COVID-19 દેશ દુનિયા માટે નવો વાયરસ હતો. તેમાં સમગ્ર પેથીના ડોક્ટર રાત દિવસ તેમની સારવારનો રસ્તો મળે તેવા પ્રયત્નો કરતા હતા. તેમાં માનનીય ગુજરાત સરકારશ્રીએ પ્રથમ પ્રોટોકોલ બનાવી તેમાં 10 મૂલ પથ્યાદિકવાદ, એમાં ત્રિકટુ ચૂર્ણ ઉમેરી રોજ સવારે તે ઉકાળો પીવડાવવો તથા આયુષ 64, સમસમની વટી, યષ્ટિમધુ ઘનવટી એ પ્રોટોકોલ બનાવી અને ચાલુ કરાયું. મિત્રો, આપણા માટે COVID-19 નવો વિષય હતો. પીપીઈ કીટ ક્યારેય પહેરી નહોતી. પ્રથમ દિવસે ગયા એટલે પીપીઈ કીટ પહેરી, માસ્ક પહેર્યા, પછી એની ઉપર એક ચશ્મા પહેરવાના હોય છે. એમાં આગળ પાછળ કવર હોય છે, એ કાઢવાનું હોય છે. પહેલા દિવસે એમને એમ ભૂલથી પહેરીને જતા રહ્યા એટલે થોડું ઝાંખું દેખાય અંદર. બીજા દિવસે ફરી બીજા ડોક્ટરો પહેરતા એ જોઈ અને પછી આપણે કાઢી નાખ્યું એટલે ક્લીન દેખાતું થઈ ગયું. એટલે ટૂંકમાં એક્સપિરિયન્સ મેક પરફેક્ટ, મેન પરફેક્ટ. હેલો હેલો, સંભળાય છે? ઓકે ઓકે ઓકે. એટલે ધીરે ધીરે શીખતા ગયા મિત્રો. મારા અનુભવમાં દર્દીઓને આયુર્વેદ દવાઓ પર ખૂબ વિશ્વાસ હોય છે. અમુક લોકોને આયુર્વેદ દવા લેવા સમજાવવી પડતી હતી કે ભાઈ તમે લ્યો, સારું થશે. અમુક લોકો સામેથી માંગતા હતા. મારા પ્રથમ દિવસના રાઉન્ડમાં પ્રથમ દર્દીને મેં કીધું કે બેન, આ દવા તમારે લેવાની છે, આ દવાની સાથે સાથે. એટલે મને એવું કીધું કે સાહેબ, આ ટેબલ ઉપર ઢગલો દવા પડી છે અને એપલ લેવાની. એટલે મેં કીધું કે હા, એપલ લેવાની છે, એનાથી તમને ઝડપથી સારું થશે. એટલે બેને લઈ તો લીધી દવા, અને એ બેન પર્ટિક્યુલર સતત ખાંસી આવતી હતી એમને. સતત એટલે સતત. એટલે કન્વિન્સ થયા. શરૂઆતનું મારું પહેલું પેશન્ટ, ત્રીજો દિવસ આવ્યો, ખાંસી બંધ થઈ. બેન ખુશ થઈ ગયા અને કે સાહેબ, આ ચૂસવાની ગોળી બહુ સરસ છે, કે મારી ખાંસી બંધ થઈ ગઈ. એટલે મિત્રો, જેમ જેમ દવાઓ જતી રહી એમ લોકોનો વિશ્વાસ વધતો જાય છે. એટલે દવાની ત્રીજા દિવસે એમની ખાંસી ગાયબ થઈ ગઈ. આ કોવિડમાં એક हेलो हिंदी में बोली सकते, हिंदी में बोली सकते, हाँ, ओके 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 ओके. और तीसरे दिन आया तो उसकी खांसी खत्म हो गई, तो वो भी खुश हो गए कि नहीं, रिजल्ट तो है दवाई का कुछ. तो पीपीई किट पहन के रोज 70 से 100 पेशेंट का राउंड हमको सिम्टोमेटिक पेशेंट थे, एसिम्टोमेटिक कम थे, ज्यादातर सिम्टोमेटिक थे. तो थोड़ा काम करने में भी 70 से 100 पेशेंट में पीपीई किट पहन के 3 घंटे तक राउंड लेना पड़ता था. तो पसीना भी पूरे शरीर का नीचे पैर में से सूज से निकलता था, इतना पसीना होता था. फिर भी हमने काम किया. और ज्यादा से ज्यादा हम पीपीई किट पहन के 3 घंटे तक रह सकते थे. इससे ज्यादा फिर नहीं रह सकते थे, क्योंकि पसीना ही इतना होता है कि रह नहीं सकते. फ्रेंड्स, जब हमारा पोस्टिंग हुआ तो हम 2 आदमी थे. एक साथ मैं और कमलेश भाई भोगाईता का पहला ऑर्डर होया था. हम दोनों साथ में राउंड में जाते थे. तो हम जब राउंड में जाते थे तो मुंह में तज और लविंग और यष्टि मधु 2 रख के जाते थे और पूरा राउंड खत्म करते थे. और जब तीसरा चौथा दिन आया तो मेरे साथ जिसका ऑर्डर था कमलेश भाई, उसको तीसरे दिन थोड़ा सा कफ और माइल्ड फीवर हुआ. 2 दिन रहा और चला गया. मुझे 11वें दिन में थोड़ा सा माइल्ड फीवर और बॉडी एक हुआ और चला गया. इसमें ऐसा है कि वायरस लोड अगर कम आए तो थोड़ा सा हल्का सा बुखार आता है और चला जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती है. मगर ये जब पूरा हमने ये सब देखा, पेशेंट की, इतने पेशेंट की सारवार की, मगर इसमें एक चीज देखी कि जो भी लोग कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी, यानी कि अगर गिलोय न मिले तो खाली नीम का पत्ता उबाल के भी जो पीते हैं, उसको
नहीं होता है। अगर हुए तो भी एसिम्टोमेटिक, एक आध दिन या थोड़ा सा बुखार आया, बॉडी एक हो और चला जाता है, सीवियरिटी पैदा नहीं होती। और फ्रेंड्स, हम सभी को यही, मैं तो आज की तारीख तक यही मैं रिकमेंड करता हूं कि नीम पत्र या नीम का छाल, अपने पुराने जो आदमी थे, अपने दादा परदादा, ये सब एपिडेमिक में सबसे ज्यादा मम्स, मिजल्स, रुबेला जो भी होता था उसमें आपको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसमें नीम का बहुत महत्व था। तो आई ऑलवेज रिकमेंड नीम लीव्स एंड बार्क बोथ। तो हम काढ़ा जो हम घर पे बनाते थे, तो नीम, तज, लविंग, गुड़ूची, आदू, तुलसी, हल्दी, उसमें से जो भी चीज अवेलेबल हो वो डालते थे। उसमें कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि ये सब पिलाने से कभी पेशेंट ऐसी भी फरियाद करते हैं कि सर ये गर्म लगता है, तो हम उसका भी तोड़ निकाल दिया है। हम कहते हैं कि थोड़ा सा इलायची डाल देना, अगर फिर भी गर्म लगे तो थोड़ा वरियाली भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो शीतल है, तो इतनी उष्णता पेशेंट में नहीं आती है। क्योंकि ये कभी कभी ऐसी फरियाद रहती है, तो सतत डिकॉक्शन पीने से कभी कभी ऐसा पेशेंट फरियाद करता है, तो हम बोल देते हैं कि थोड़ा इलायची डाल दो, वो शीतल है, वो मैनेज हो जाता है। थोड़ा सा वरियाली डाल देते हैं तो भी मैनेज होता है। और वो उकाले में थोड़ा का आंवले का रस, अगर आंवला है वो नेचुरल सोर्सेस ऑफ द विटामिन सी है, वो न हो तो नींबू रस भी डाल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी एक पेशेंट भी था कि नींबू स्वरस, नींबू है वो एसिडिक अल्कलाइजर है, एसिडिक है फिर भी अल्कलाइजर है, एसिडिक अल्कलाइजर है। अगर बॉडी अल्कलाइज रहा तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया पनपेगा ही नहीं, वो नाश हो जाएगा। इसलिए हमेशा बॉडी को अल्कलाइज रखना है, तो थोड़ा सा नींबू शरबत भी पी सकते हैं। और मित्रों, जो मैं अभी वहां से मेरा ट्रीटमेंट, जो हम कोविड सेंटर में ड्यूटी थी वो खत्म करने के बाद हमारे कॉलेज पर ड्यूटी चालू हुई। और अभी तो ऐसा मास स्प्रेडिंग है कि ओपीडी में भी रोज मेरी ओपीडी 125-150 की पेशेंट की रहती है, उसमें से रोज 10-15 पेशेंट ऐसे रहते हैं कि आप देख लो पूरा सिम्टम्स उसको दिखने मिलते हैं। थोड़ा सा सर्दी खांसी भी हो, बॉडी एक भी हो, एनोरेक्सिया भी है, सभी दिखने लगते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे सबसे पोटेंशियल लगा वो है त्रिभुवन कीर्ति रस। मैं त्रिभुवन कीर्ति रस को ऐसे लेता हूं, त्रिभुवन, 3 भुवन, त्रिभुवन यानी 3 भुवन। ये कोविड का जो है त्रिभुवन यानी कि पहला भुवन ये गले को ले लो, तो त्रिभुवन कीर्ति रस ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उसकी पहली भावना है तुलसी की। ये पहले जो गले में वायरस रहता है तो तुलसी सबसे बढ़िया काम करती है। दूसरा भुवन है ट्रेकिया, मिडल पार्ट ऑफ द लंग्स एंड इट्स, तो दूसरी भावना है अदरक की, तो अदरक उसमें बढ़िया काम करता है। और तीसरा भुवन हम लोअर लंग्स को अगर ले ले तो ओपेसिटी होती है लोअर लंग्स में, आप जानते हैं एचआरसीटी करवाते हैं तो उसमें ओपेसिटी आती है, वो थोड़ा ज्यादा जब बढ़ता है तब होता है। तो उसके लिए अपना त्रिभुवन कीर्ति रस में तीसरी भावना है वो कनक यानी कि धतुर स्वरस की है, धतुर पत्र स्वरस की है, वो उपविश है, इसलिए उसकी इफेक्ट एकदम पावरफुल होती है। तो मुझे त्रिभुवन कीर्ति रस बहुत पोटेंशियल लगा, मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और दूसरा है आयुष 64, आयुष 64 ये जो गवर्नमेंट में हो गया वो सब उनको मालूम होगा, आयुष 64 गवर्नमेंट सप्लाई में आता है। और आयुष 64 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन है, ये किरातिक है, उसमें लता करंज है, सप्तपर्णी है और कड़ू, ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। प्राइवेट में शायद वो नहीं मिलती है मगर गवर्नमेंट सप्लाई में आता है आयुष 64, उसका बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट है। समसमनी वटी है, उसका भी रिजल्ट अच्छा है प्रिवेंशन के लिए। एक दूसरा है लघु वसंत मालती रस। डियर फ्रेंड्स, लघु वसंत मालती रस में खरपर पड़ता है, वो नेचुरल सोर्सेस ऑफ द जिंक,
as per allopathy science, they are also giving a zinc. So our Laghu Vasant Malti Ras is also very good in this condition. Sir, please conclude. Hello. Sir, please, हाँ, please conclude. ओके ओके, यानी कि यष्टि मधु, तालीसादी, पिपली, नीम, भुआमल की, अश्वगंधा सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। हाल में हमारी हॉस्पिटल में भी हम ये सब, कोई अगर पेशेंट आए तो हम देते हैं। और एक भाव प्रकाश का जो काढ़ा है, द्वात्री दशांग क्वाथ, वो भी अच्छा है। भारंगी आदि क्वाथ भी अच्छा है। सूठी का भी रिजल्ट है। और ये जो जिसका टेस्ट चले जाए, कोविड में टेस्ट चला जाता है, तो उसमें पिपली बढ़िया काम करती है। पिपली विथ हनी, वो टेस्ट और स्मेल दोनों आ जाता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मित्रों, धूपन रोज करना चाहिए। नीम, गूगल जो भी उपलब्ध है अपने पास, उसका उसमें घी डाल के उसका धूपन करना चाहिए। और मित्रों, गोमूत्र का भी बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस अपना जो राज्य समाय को उसकी सारवार में किया है कि भाई गायों के साथ रहना चाहिए, तो उसका 100% एक वो है कि गायों के साथ रहने से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर इफेक्ट करता है। इसलिए अभी भी जब तक मुझे मालूम है, किसी भरवाड़ या रबारी को शायद कोविड मिनिमम हुआ है। उसका कारण भी मे भी कि ये हो सकता है। तो गोमूत्र का भी बढ़िया रिजल्ट है। बस इतना मेरा एक्सपीरियंस है। और थैंक यू। बहुत आभार आपका। बहुत अभिनंदन और आभार। आपने, हाँ दाइमा साहब, आपने छोटे छोटे पर बहुत ही यूजफुल नुस्खे बताए और वो सच में एकदम इनोवेटिव थे। और सच में मुझे ये तो बहुत अच्छा भाया कि आपने बताया कि ओपीडी के टाइम या फिर पीपी किट या कोरोना पेशेंट के तरफ जाओ तब साथ मुंह में लौंग, इलायची और तज ऐसा कुछ रख के उनसे बात करें तो बरोबर है, वायरस लोड कम आ सकता है। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े रहे। अभी हमारे जो तीसरे वक्ता है वैद्य धर्मेंद्र भाई पटेल, जो कि गांधीनगर कुड़ासन में सरगासन कुड़ासन के बीच प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और वो हमारे भूतपूर्व नायब अधीक्षक भी रह चुके हैं स्टेट मॉडल आयुर्वेद कॉलेज कोलौडा में। तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे और वो हम कोरोना के पेशेंट में उनका क्या अनुभव रहा और कैसे उन्होंने ट्रीट किया वो हमें बताएंगे। वही धर्मेंद्र भाई पटेल, प्लीज। सभी को मेरा सादर नमस्ते, प्रणाम। समय की मर्यादा को ध्यान में रख के मैं मेरा जो अनुभव है वो तुरंत सीधा कहना 10 से 12 मिनट में। 10 धर्मेंद्र भाई 10 से 12 मिनट में। ओके 9 मिनट में हो जाएगा। हाँ, एक तो जो बड़े बड़े रोग होते हैं उसमें आयुर्वेद कैसे काम करता है, वो एक बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। मैंने इस रोग में देखा, क्योंकि ये कोरोना तो बाद में एकदम अप्रैल के फर्स्ट वीक या मार्च के लास्ट वीक में ज्यादा चित्र में आया, लेकिन उससे पहले से पेशेंट इस प्रकार के लक्षण वाले ओपीडी में ज्यादा आने लगे थे। और तब से लेकर के अभी तक तो जैसे कोई भी अन्य रोग में आयुर्वेद काम करता है, कोई बड़े बड़े रोग में आयुर्वेद काम करता है, उससे भी ज्यादा शीघ्र आयुर्वेद कोरोना में काम करता है। आयुर्वेद के जो छोटे छोटे प्रयोग है, आयुर्वेद के जो बड़ी बड़ी औषधियां है, सब स्वरस है, पुटपाक है, सब चीजें तुरंत असर करती है। यानी मैंने जितने भी कोरोना के पेशेंट्स को चिकित्सा दिया आयुर्वेद का, तो धर्मेंद्र भाई आपका धर्मेंद्र भाई आपका वीडियो आप ऑन कर सकते हो ताकि आपको सब देख पाए। शायद नहीं हो रहा है और चलेगा, पीपीटी नहीं है इसलिए वैसे भी चल जाएगा और समय भी बचेगा। तो ओके हाँ, तो हमने देखा कि एकदम शीघ्र वही दिन से असर करता है, तुरंत असर करता है। हमने क्या किया इस कोरोना की चिकित्सा में, विकार नाम कुशलो न जीवियात कदाचन ऐसे नहीं सर्व विकारान नामो अस्ति ध्रुवा स्थिति। तो ये कौन सा नाम है, क्या है, उसके बदले इसमें क्या कर सकते हैं, फटाफट क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रयत्न किया, अवस्था के अनुसार चिकित्सा करने का प्रयत्न किया।
तो पेशेंट को क्या है अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। मान लो कि पेशेंट का अंतर्गल श्लेष्माधिक्य हो गया है या अंतर्गल उसको शुष्कता का प्रतीति है, पेशेंट को ज्वर है, पेशेंट को वातिक प्रतिसार जैसा स्थिति है, अतिसार की अवस्था है, पेशेंट को सांस लेने में कष्ट हो रहा है, क्या क्या तकलीफ हो रही है, वो अवस्थाओं के हिसाब से हमने कुछ अलग अलग औषधियों का अलग अलग पेशेंट्स में प्रयोग किया और अच्छा परिणाम भी तुरंत मिला। तो वो मैं आप सबको बताऊंगा। हमने सबसे पहले प्रिवेंशन के लिए जितने भी लोगों को दिया, तो हमारा एक दरबार पेशेंट है, उसको ही आज तक में कोरोना पॉजिटिव आया, बाकी किसी को भी नहीं आया। यानी मणिनगर का एक परिवार था जिसमें उनके जो शासर थे, उनके पत्नी को एट 65 ईयर एज कोरोना पॉजिटिव था और कोमॉर्बिडिटी भी थी उनको, साथ में अन्य रोग भी थे, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वगैरह भी, हृदय रोग वगैरह भी। तो तुरंत अपने श्वास का चिंतामणि रस वगैरह दिया और अन्य जो मैं बोलूंगा आगे उसका फायदा मिला। लेकिन घर में बाकी के 8 लोग ऐसे थे जिसमें 2 बड़े बुजुर्ग थे, कुछ छोटे 2-3 बच्चे भी थे और डायबिटीज ब्लड प्रेशर वाले रुग्ण भी थे। फिर भी हमने प्रिवेंशन के लिए जो भी दिया, इसमें से किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। ऐसे ही कलोल का एक पूरा संयुक्त परिवार था, उसमें भी वो अंकल जो 73 ईयर के एज के थे, उनको कोरोना पॉजिटिव आया। मैंने तुरंत उस वक्त प्राइवेट प्रैक्टिशनर को उतना छूट नहीं था प्रशासकीय दृष्टि से, तो तुरंत एससीवीपी हॉस्पिटल में रिफर किया। वहां से 3 ही दिन में उनको छुट्टी भी दे दिया गया और बाद में पूरा जो 12-15 लोगों का संयुक्त परिवार था, उनको भी हमने जो प्रिवेंशन के लिए दिया वो सब अच्छा काम किया। अभी तक किसी को भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। हमने क्या किया, एक तो गुजरात सरकार की जो कमेटी थी प्रिवेंशन के लिए, उसमें भी मैं शुरुआत से था। तो ये सब जो दशमूल क्वाथ वगैरह तो देते ही है अपना संशमनिवटी, लेकिन इन सब रुग्णों में प्राइवेट में क्या फास्ट परिणाम वाला ज्यादा रहता है। तो हमने इसमें डॉक्टर वशिष्ठ थोड़े में पेटेंट उपयोग करने का भी आदत है मुझे, क्योंकि फास्ट परिणाम लेने के लिए जरा उपयोगी भी रहते हैं और अपने शास्त्रोक्त औषधि भी फास्ट देते ही है परिणाम। फिर भी तो हमने इम्यूनोसिन टैबलेट दिया, एक डॉक्टर वशिष्ठ का इम्यूनी टैबलेट दिया, गुफिक फार्मेसी का इम्यूनोसिन टैबलेट दिया, च्यवनप्राश ज्योतिपापेश्वर फार्मेसी का सामला दिया, जैसे क्षुदा वगैरह थी, डॉक्टर वशिष्ठ का एंटीवीर दिया। और उनके घरों में जो उपलब्ध थे, तुलसी है, अरडूसी है, काली मिर्च है रसोई घर में, वो सब लेने के लिए कहा। जिन लोगों में पित्त का ज्यादा प्राबल्य था, उन लोगों में धान्य और जीरक का उपयोग करने का भी बोला। ऐसे घर को भी इसमें इन्वॉल्व किया। और साथ में हमने, जैसे जानी सर ने शुंठी का बहुत इसमें उपयोग का मार्गदर्शन भी दिया पूरे देश को और इसका अच्छा परिणाम भी लिया। ऐसे ही इसमें मेरे साउथ इंडिया के कुछ आयुर्वेद चिकित्सकों के संपर्क किया और पूछा कई लोगों को, तो ध्यान में आया कि हल्दी है, शुंठी है और यष्टि मधु है, ये तीनों का ऑर्गेनिक हमने सब मिश्रण लिया, तीनों का सम प्रमाण में, और कई लोगों को दिया। कई वैद्यों को भी बताया कि इसका आप प्रयोग कर सकते हो, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये तीनों का मिश्रण करके जिह्वा के ऊपर रखते हैं और अपने लाला स्राव के साथ नीचे उतारते हैं। तो जिन जिन लोगों ने, वैद्य निकुंज पटेल ने भोपाल में बहुत इसका उपयोग किया है, उसने 16 सिविल में कोरोना वॉरियर, एज अ कोरोना वॉरियर भी बहुत रुग्णों में काम किया है। तो उसने भी मुझे बताया कि सर जितने भी लोगों को दिया, सभी लोगों को गला तुरंत अच्छा लगता है। इसमें गला सबसे पहले बिगड़ता है और साथ में उसको जैसे हम सूंघते हैं प्रथमन नस्य की तरह, ऐसे सूंघने के लिए भी दिया, उसमें भी सब लोगों को बहुत अच्छा मिला। ऐसे प्रिवेंशन में बहुत अच्छा परिणाम मिला। और साथ में जो चिकित्सा में हमने दिया, तो क्या दिया, जैसे सुवर्ण वसन मालती दिया हमने। कुछ माइल्ड सिम्टम थे या जिसके घरों में ऐसे थे और थोड़ा फ्लू जैसा तकलीफ लग रहा है, उसमें हम सुवर्ण वसन मालती, महालक्ष्मी विलास रस और श्वास का चिंतामणि रस, तीनों ज्योतिपापेश्वर फार्मेसी का और प्रीमियम क्वालिटी का। प्राइवेट में पेशेंट खर्चा भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है पैसों की, और अच्छा परिणाम के लिए ऐसी प्रीमियम क्वालिटी की औषधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो उसका हमने सुवर्ण वसन मालती का उपयोग किया। सुवर्ण वसन मालती का हम पोस्ट कोरोना का एक नया सेगमेंट खुला है अभी आयुर्वेद के लिए, उसके लिए भी हम अच्छा खासा उपयोग कर रहे हैं। बाकी महालक्ष्मी विलास रस, गले में उसको तकलीफ है और वातिक प्रतिशत जैसी अवस्था है इसमें, तो उस वक्त हमने महालक्ष्मी विलास रस दिया। और यदि फेफड़ों तक पहुंच गया है कैसे भी करते, और SpO2 लो हो रहा है, श्वास कष्टता हो रही है, वैसे जो भी सिम्टम्स है,
उसमें महालक्ष्मी विलास रस का हमने प्रयोग किया और बहुत अच्छा परिणाम हमें मिला। हम कुछ पेटेंट का भी उपयोग किया इसमें, साथ में श्वासामृतम सिरप आता है और एक श्वास कोलिन जम्बी फार्मेसी का आता है, उसका श्वास कष्टता वगैरह में, कफज कास वगैरह जैसी स्थिति यदि रही तो उसमें हमने प्रयोग किया, और यदि वातिक कास जैसी परिस्थिति रही तो हमने सप्रेस सिरप का उपयोग किया जो नागार्जुन केरला फार्मेसी का, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम मिला। ऐसे ही यदि ज्वर की अवस्था रही तो हमने सुदर्शन गलवटी दिया, और गला बिगड़ा है और उसके साथ में ज्वर है तो हमने जंडू फार्मेसी का त्रिशूल टैबलेट का उपयोग किया, उसका अच्छा परिणाम मिला। और जिन लोगों को ज्यादा ज्वर था उन लोगों को हमने जयमंगल रस दिया, उसका भी अच्छा परिणाम हमें मिला। क्वाथ में हमने ध्वात्री दशांक क्वाथ का ज्यादा उपयोग किया, भारंगी आदि क्वाथ का यदि फेफड़ों में गया है परिस्थिति और उसमें बिगड़ा है तो भारंगी आदि क्वाथ है। जिसमें शिराशूल है उसमें हमें पथ्यादि क्वाथ भी ऐड किया। कोरोना के कई पेशेंट को ठीक हो जाने के बाद भी शिराशूल रहता है, तो इसमें पथ्यादि क्वाथ बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। जिन लोगों को मंदाग्नि हो जाता है तो हमने इसमें पंचकोल चूर्ण दिया, और साथ में डिवोमिन टैबलेट है चरक फार्मेसी का, उसका भी हमने उपयोग किया। गले में हमने सिर्फ कंठ रक्षा चूर्ण का उपयोग नहीं किया, लेकिन कंपैरिजन भी किया। चरक फार्मेसी का कोफोल ग्रेगल करके डीप गार्गलिंग के लिए आता है, 10 से 15 ml लेके उसको डीप गार्गलिंग दिन में करना, उसका भी कंठ रक्षा के जैसा ही बहुत अच्छा परिणाम है, तो वो भी हमने उपयोग किया। साथ में एक पेटेंट है डॉक्टर सुनील सुथार ने बनाई है यहाँ अहमदाबाद में, कोरोफ्लश, उसका भी हमने कई हमारे रुग्णों को दिया है और अच्छा परिणाम मिला है, यानी तुरंत रुग्ण नेगेटिव हो रहे हैं 3 दिन से लेकर 10 दिन तक। फिफाट्रोल टैबलेट, हम जब ये कोरोना ज्यादा नहीं था चित्र में, तब जो मार्च एंड और मिड मार्च उस वक्त जो इसके पेशेंट ज्यादा आ रहे थे ऐसे लक्षण वाले, वो सभी में भी हमने फिफाट्रोल का बहुत उपयोग किया है। साथ में सिर्फ औषधियां नहीं, हमने एक डॉक्टर फड़के है, डॉक्टर मोहन फड़के, उनका यंत्र है, क्योंकि मुझे रुचि रहती है अष्टांग आयुर्वेद को पुनः स्थापित करने में, कि जो अन्य चिकित्साएं भी रहती है तो उसका थोड़ा प्रयोग किया जाए। तो यंत्र हमने सर्व व्याधिहर यंत्र है, वो पेशेंट को हम 2 यंत्र देते हैं, एक मोबाइल के पीछे लगाने के लिए और एक उसका तकिए के नीचे रखने के लिए, तो उसका भी अच्छा परिणाम मिला। और मंत्र सिद्ध पानी, एक मंत्र है ओम भुवः स्वः ओम, इस प्रकार से 21 बार वो मंत्र बोलना रहता है, पानी में हाथ रख के उंगली रख के और पीना, वो मंत्र सिद्ध जल पियोगे तुरंत में गले में अच्छा लगता है। मैंने खुद प्रयोग किया है, मेरे कई रुग्णों को भी दिया है, तो उसका भी अच्छा परिणाम मिला है। कुल मिला के समय अभी पूरा हो रहा है, लेकिन जिन लोगों को भी दिया कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट को, सब में अच्छा परिणाम मिला है। और सिर्फ नेगेटिव हुआ ऐसा नहीं, उसका जो सीईसीटी एचआरसीटी थोरेक्स था उसमें जो पेचेस मिल रहे थे, एक्सरे 9वें दिन भी नॉर्मल आ गया है सूरत के पेशेंटों को, ऐसा भी मिलता है। और एक अन्य बात बता रहा हूँ कि अपने जितने भी आयुर्वेद चिकित्सक है वो सब में थोड़ा थोड़ा, जैसे दाइमा साहब ने बोला ऐसे बुखार आ ही गया होगा, मुझे भी धुलेटी के दिन ऐसे ही स्थिति हो गया था, लेकिन 2 ही दिन में बाहर आ गया, ऐसा 2-3 भी बार भी हुआ, तुरंत बाहर आते हैं। इसलिए स्व अनुभव के बाद में भी मैं बोलता हूँ कि तुरंत काम करता है। मेरा समय पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं रखता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते। बहुत बहुत आभार धर्मेंद्र भाई जी, आपने सच में गागर में सागर भर दिया। आपने अपने इतने कम समय में भी इतनी सारी माहिती हमें दी है, इसके लिए वापस आपका खूब खूब अभिनंदन और आभार। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्राइवेट प्रैक्टिस में सच में सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस में सिर्फ जो हमारी जेनरिक मेडिसिन है, उसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस में हम जो प्राइवेट कंपनी की मेडिसिन भी यूज करते हैं, उसमें कौन कौन सी कंपनी की कौन सी मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट आया वो भी आपने सबको बताया, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अभी में हमारे अगले वक्ता वैद्य आरतीबेन भट्ट, जो कि पंचकर्म चिकित्सा के हेड है, पंचकर्म चिकित्सा हेड है यहाँ अहमदाबाद के, और उन्होंने भी बहुत अच्छा पतंजलि चिकित्सालय के हेड है, और उन्होंने भी बहुत अच्छा ये कोरोना में काम किया है। तो वैद्य आरतीबेन भट्ट को मैं विनती करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। वैद्य आरतीबेन भट्ट। ओम, आज जो सचिन भाई ने बहुत अच्छा सा नॉलेज दिया हमें, जो हमारे स्टूडेंट वगैरह उसके बहुत बेनिफिट करेगा। व्यक्तिगत जो समन दहीमा सर ने भी बहुत अच्छा दिया, और धर्मेंद्र भाई का तो मैंने बार बार सुनती हूँ, उनका तो हमेशा अच्छा ही होता है। फाल्गुन भाई, हितेश भाई, पवन भाई जलवाड़ी, ध्रुति,
બધાને મારા નમસ્કાર. પતંગનું જ્યારે લોકડાઉન પતંગમાં મને કામ કરવાનું શરૂ ક્યારે કર્યું એ વસ્તુ વાત કરું તો જ્યારે લોકડાઉનની શરૂઆત થઈ 1-2 દિવસ તો ઘરે રહેવાનું સારું લાગ્યું, પણ ત્રીજા દિવસે વિચાર્યું કે આવી રીતના જીવન નહીં જીવાય. આપણે ગાડીમાં આપણું જે સર્ટિફિકેટ છે એની ઝેરોક્સ કરી લેમિનેશન કરીને ગાડીમાં રાખો, જ્યાં પણ પોલીસ રોકે ત્યાં સર્ટિફિકેટ બતાવી દેવાનું એટલે લોકો જવા દે. 2-3 દિવસ એ રીતના કર્યું એટલે જવા દીધું, એટલે કોન્ફિડન્સ વધતો ગયો કે આપણને કોઈ રોકવાનું નથી, આપણે આપણું કામ કરવાનું છે. અને મારું પતંગ ચિકિત્સાલય મેં 9 થી 12 લોકડાઉન દરમિયાન ડેઈલી ચાલુ રાખ્યું હતું, સન્ડે બી ચાલુ રાખ્યું હતું. કારણ કે એ દરમિયાન જે પેશન્ટો જૂના હતા એ લોકોને તકલીફ પડે તો એના માટે શું કરવાનું, એટલે એ દરમિયાન ચાલુ રાખ્યું. એ दरमियान 10-1 દિવસ પછી आचार्य बालकृष्ण जी नो हरिद्वार થી फोन आयो. सर आप सब हिंदी में सुनना चाहते हो? आचार्य बालकृष्ण जी का फोन आया कि आरती तू क्या ये काम कर सकती है? मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकती ऐसा. मैंने बोला कि आचार्य जी आप मैं काम कर सकूंगी, और ये मैंने उससे पहले एक मेल डाल दिया था हरिद्वार में कि कोविड-19 में कहीं भी काम करने के लिए मैं रेडी हूँ. और मैं और प्रज्ञा बेन भी एक मीटिंग में गए थे, वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स के लिए ड्यूटी देने के लिए जाएंगे ऐसा उन्होंने लिस्ट मंगवाया था, तो हम लोग वहाँ मिलने गए थे. अब भी मैंने बोला था कि नहीं हम कोरोना में काम करेंगे. और मैं प्रज्ञा बेन को बोलती थी कि अगर कोरोना में हमें काम करना है तो हम जब तक कोरोना के पेशेंट को देखेंगे नहीं, उनको मिलके उनकी पूरी डिटेल नहीं मिलेगी, तब तक हम पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हैं. और आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा मुझे ये परमिशन मिल गई. उन्होंने मुझे वहाँ का गुजरात राज्य का कोऑर्डिनेटर बनाया. भावना बेन के पास जाके हमने आयुष मंत्रालय में परमिशन ली. आयुष मंत्रालय के लेटर से हम सिविल में डीन साहब को मिले. पर ये जो लेटर पर जो कार्यवाही होती है वो बहुत लंबी होती है और कभी कभी सही होती है नहीं होती है. डीन ने परमिशन दे दी कि चलो आप अपना काम चालू कर दो, आपका जो देना है वो कर दो. फिर हमने 1200 बेड में काम चालू किया. 2 टीम थी, 2 को 7 दिन काम करने का, दूसरे 2 लोग 7 दिन के बाद आएगा. पतंजलि चिकित्सालय के काफी सारे डॉक्टरों को बोला के मीटिंग की, उसमें 3-4 लोगों के अलावा कोई जाने के लिए रेडी नहीं था कोविड में काम करने के लिए. और मेरा खुद का थॉट था कि बनना तो एक दिन है ही, चाहे कोरोना से, चाहे अटैक से, चाहे कैंसर से, कोई भी बीमारी हमें आएगी, हमारा लाइफ का एंड तो होगा. कोई लाइफ टाइम अमर रहने वाला नहीं है. तो बिना सोचे समझे मौत के डर नहीं रखे हुए हमने काम शुरू किया. और पीपीटी किट जो उन्होंने सर ने बताया कि पीपीटी के पहनना कितना मुश्किल होता है, उसमें जो पसीने से भीतर भीतर हो जाते हैं. मैं और डॉक्टर निश्चल हम लोगों ने काम किया 1200 बेड में. 1200 बेड में हम गए. उसी दिन भी थोड़ी कुछ कार्यवाही में हो गई. उससे किसी ने बोला यहाँ जाओ, किसी ने यहाँ बोला. तो हमें जो सुबह 9 बजे दवा देनी थी तो हम 3 बजे दे पाए. अनफॉर्चुनेटली निश्चल को 2 दिन के बाद ही कोरोना पॉजिटिव हो गया. जो उसकी एज 32 थी, मेरी एज 54, वो मेरे से आधी उम्र का था, फिर भी उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ. तो उसने बीच में से ही काम छोड़ दिया, वो क्वारंटाइन हो गया. फिर मैंने डॉक्टर रेखा को मेरे साथ अटैच किया कि तू मेरे साथ चल, तुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगा. 1 दिन जाना है, 2 दिन नहीं जाना है, 1 दिन जाना है, 2 दिन नहीं जाना है. और पेशेंट का हमें फोन पर डेटा फॉलो करना है, क्या है क्या है. पर जो पेशेंट हमें 1 दिन मिलता था, दूसरे दिन वो दूसरे वार्ड में चले जाते थे, या उनको डिस्चार्ज हो जाता था, या कोई आईसीयू में शिफ्ट हो जाता था. तो हमें बहुत असरकारक रिजल्ट वहाँ नहीं मिले. फिर हमने सोचा कि इस तरह तो काम नहीं हो पाएगा. फिर हमने 20 चिकित्सालय जो अहमदाबाद में पतंजलि के हैं वो सारे डॉक्टरों को काम मीटिंग की कि आप लोग अपने चिकित्सालय में जो आपको कोविड-19 पॉजिटिव है उसका आपको रिपोर्ट दे, उनको ही वो हमें दवा देनी है और उनको ही हमें फॉलोअप लेना है. और जिसका SpO2 80 से नीचे हमें उसको मेडिसिन नहीं देनी है. तो वर्क यूनिटी में काम किया तो बहुत वर्क बढ़ गया. मतलब 1000 से भी ज्यादा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गए. आचार्य जी ने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उससे पहले, ये तो मैंने पहले 20 डॉक्टर को तो बाद में ज्वाइन किया. उससे पहले बापू नगर, नरोडा, निकोल उस साइड बहुत, भावना बेन की भी परमिशन बाद में ली. उस साइड बहुत कोरोना बढ़ चुका था और लॉकडाउन था. मेडिसिन पेशेंट को पहुंचाने भी की मुश्किल थी. पतंजलि ने उस टाइम गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा कैप्सूल
और स्वासारी रस पाउडर हम दे रहे थे, स्वासारी बॉडी टेबलेट बाद में आई। तो आचार्य जी का पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च हो रहा है, अश्वगंधा में जो विटेनिया करके है जो, वो मनुष्य शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने से ही रोकता है। ये शोध कार्य हमारे जो वायरोलॉजी जर्नल में प्रसारित हुआ है। और जो तुलसी है उसमें भी ऐसा फाइटोकेमिकल पाया गया है, गिलोय है उसमें भी फाइटोकेमिकल पाया गया है, टिनोस्फेरा कोरियस, वो भी हम इम्यूनिटी स्टिमुलेट करते हैं। और स्वासारी रस तो 2017 से लगातार हम कफ वगैरह रोगों में दे ही रहे थे, तो उसका रिजल्ट हमें दिन में दिन अच्छा ही मिल जाता था। स्वासारी रस में मुलेठी, लविंग, दालचीनी, काकड़सूंगी, मरीच, पीपल, अकरकरा, अदरक भस्म, मुक्ता सुस्ती, गुदुंदी भस्म, उसका कॉम्बिनेशन आता है। तो कफ के जो कोई भी रोग होते हैं, मतलब सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग होती है या सूजन होती है, अभी IL-6 जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, अब लंग्स में सूजन बढ़ जाती है, तो वो भी कम काम करने के रहते हुए काफी सारे पेशेंट ऐसे थे तो उनको एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ स्वासारी बटी टेबलेट बाद में आने लगी, तो हमने 3 टेबलेट दिन में 3 बार बिफोर खाना खाने से पहले दिया। और मैं जो स्वासारी रस टेबलेट देती थी उसके साथ साथ हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी का ही सबको सूचन कर देंगे, हल्दी 2 ग्राम हल्दी, दो सुबह दोपहर शाम, पर वो काली मिर्च के साथ मिक्स करके दो, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च ऐसा हुआ है कि हल्दी एब्सॉर्प्शन तभी होगा उसमें अगर आप काली मिर्च डालोगे तो उनका रिजल्ट फास्ट मिलेगा। तो हमने देखा कि जो हल्दी दिन में 3 बार देते हैं ऐसे पेशेंट एडमिट होते हैं। काफी SUV में भी ऐसा देखा है कि हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं तो वहाँ हमारी मेडिसिन पहुंच जाती थी। एक आधार परिवार करके जो बापू नगर में, उसने हमें बहुत हेल्प की। जहाँ लॉकडाउन में मेडिसिन नहीं पहुंचती थी वहां भी पहुंचा देते, पर वो सारे पेशेंट को मेडिसिन पहुंचाना, वो मेडिसिन का हमें पेशेंट का फीडबैक लेना कि भाई आप कैसा है, क्या है, कौन सी स्टेज में हो। मैंने 1000 पेशेंट का कम से कम लिया है, देखा कि 85% लोग डरे हुए हैं। 85% लोग को मानसिकता इतनी खराब हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जिनके फैमिली में, परेश भाई पटेल करके मेरे एक पेशेंट है, उनके फैमिली में 8 लोग को कोरोना हो गया, पूरा फैमिली कोरोना में आ गए। उनके फादर SUV में एडमिट थे, वो लोग 7 दिन में घर पे वापस आ गए, उनको 7 दिन में क्वारंटाइन हो गए, घर पे 7 दिन क्वारंटाइन किया। अनफॉर्चुनेटली उनके फादर एक्सपायर हो गए, और वो एक्सपायर हो गए तो जो कोरोना में डेड बॉडी नहीं देते, उसी दौरान जो उन्होंने जो दिया, पूरा घर उनका डिप्रेशन में चला गया था। पूरा घर डिप्रेशन में चला गया कि मेरे फादर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और जब लॉकडाउन के दरमियान कोरोना होता था ना, तब लोग कोरोना होना मतलब बहुत सारा गुना हो गया, ऐसी मेंटालिटी सबकी हो गई थी। छूत अछूत का जिनके घर में हुआ हो ना, इससे हमें पता चलता है कि क्या होता है। तो उन्होंने बोला, जब भी परेश भाई को पता चला कि उनके फैमिली में है, उन्होंने मुझे फोन करके बताया, और मैं खुद डबल ग्लोव पहन के, डबल मास्क पहन के उनके दरवाजे पे सारी दवा छोड़ के आई कि परेश भाई आप ये दवा चालू कर दो। अनफॉर्चुनेटली उनके फादर ही एडमिट थे। गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और हम आचार्य बालकृष्ण। आरती बेन, प्लीज कंक्लूड इन 2 to 3 minutes। आचार्य बालकृष्ण नशा के लिए बोला हुआ है, तो उसमें जो 2-2 बूंद नाक पे डालते थे, उससे इतना तरह रिजल्ट अच्छा मिल रहा था कि आपके जो गले में जो कफ वफ होता था वो पूरा निकल ही जाता था। गुनगुने गर्म पानी से गराले करने से आपको थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होता था। और आज भी पूरा बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी ये लोग सब अणु तेल मेरे यहाँ से बहुत ले जाते हैं, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और लॉकडाउन के दरमियान जो जिन लोगों को बहुत डर हुआ, डिप्रेशन हुआ, उनके लिए हमने ब्राह्मी, मेगावटी, उनका भी यूज किया। डी डाइमर की बात हुई थी, जनरली जिसको कोरोना पॉजिटिव होता है उसमें डी डाइमर हाई हो जाता है। मेरा खुद का भी, मुझे कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ था, पर अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को मिलने से इन्फेक्शन की वजह से डी डाइमर हाई हुआ था। और वो मैंने मंजिष्ठा और अर्जुन पवार मिला के वो उसका काढ़ा पी के, और अदरक का जूस, हम मानते हैं कि सूट विश्व भेषज है, तो अदरक का जूस 15-15 ml पी के मेरा डी डाइमर है वो 1000 से 400 और 400 से 200 किया है।
मतलब मैं ऐसा ही आप सब लोगों को करूंगी कि आयुर्वेद में ऐसी कोई भी रोग नहीं है कि उनका मेडिसिन नहीं है। आज कोरोना आया, कल आगे कोई भी दवा आएगा। और अभी तो अश्वगंधा, गिलोय और ये तुलसी के मैं देख रही हूँ, मैं खुद 4 महीने से ले रही हूँ दवा, सुबह शाम सुबह शाम। मैं मानती हूँ कि अगर हमारे स्वस्थ सेल रहेंगे तो कोरोना क्या कोई भी बीमारी आएगी तो हमें छू नहीं सकती। तो हमें इस विषय में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना चाहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और समय बहुत कम है इसलिए कम जानकारी दे पाऊंगी। धन्यवाद। धन्यवाद आरती बहन, लेकिन आपने जो जानकारी दी वो बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सच में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा के डी डाइमर भी आपने 1000 से कम करके 200 ला दिया। वो सच में ग्रेट अचीवमेंट है आपकी। मैं आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसका आपको जवाब देना रहेगा। वैद्य तुषार भाई त्रिवेदी जो भावनगर से है, जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, हम वैद्य तुषार भाई त्रिवेदी को आमंत्रित करते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। वैद्य तुषार भाई त्रिवेदी। हाँ, नमस्कार सभी मित्रों को। मेरे गुरुजी और व्यासपीठ के अध्यक्ष जानी साहब, मैं जामनगर का ग्रेजुएट है, मुझे पढ़ाया है। और मेरे अनुज जैसे फाल्गुन भाई है, सामंत भाई है, धर्मेंद्र भाई है, फिर प्रणव भाई है, भार्गव भाई है और प्रज्ञा बेन और आयुर्वेद व्यासपीठ की टीम आरती बेन भट्ट और जो खड़ेकर जी जिन्होंने मुख्य वक्ता है, सबको मेरा नमस्कार। अब मैं सीधे विषय पे आता हूँ। कोरोना की ट्रीटमेंट के बारे में मेरे अनुभव शेयर करने हैं, तो मैं पीपीटी मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दस से 12 मिनट में कंप्लीट कर नहीं, उससे पहले हो जाए। ओके ओके ओके। नहीं नीचे हेमांशा, अपना वीडियो बंद करिए प्लीज। हाँ, नमस्कार, मैं वैद्य तुषार त्रिवेदी 25 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये कोरोना है, ये वर्ल्ड के लिए नया है, आयुर्वेद के लिए नया नहीं है। उसकी जो उत्पत्ति बताई जाती है वुहान में, लेकिन हमारे सुश्रुत संहिता कल्पस्थान अध्याय 8.2 में ये कैसे उत्पन्न होता है ऐसे कीटक, उसका स्पष्ट रूप में वर्णन मिलता है कि सांपों के वीर्य विष्ठा मूत्र शब्द उसका सड़न होने से ऐसे कृमि है वो उत्पन्न होता है। और हमारे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के मन में यही ख्याल है कि कृमि जो दिखता है, लेकिन कृमि निदान में जो बाह्य कृमि है उसकी जो उत्पत्ति के कारण बताए हैं, माधव निदान कृमि निदान अध्याय 1 में मैं जल्दी से जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, बताना सबसे ज्यादा है, इसलिए वो रेफरेंस बताऊंगा, बाद में ट्रीटमेंट पे आएंगे। तो ऐसा कृमि है वो किसी के मल से, कफ से, लोही से, विष्ठा से बाह्य कृमि की उत्पत्ति होती है। और कृमि का सूक्ष्मत्व, तो उसके बारे में चरक विमान स्थान अध्याय 7 श्लोक 9 में बताया है कि सूक्ष्मत्व, तो कृमि इतने सूक्ष्म भी हो सकते हैं जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं और कृमि से देख सकते हैं, यंत्र से देख सकते हैं। तो कोरोना भी ऐसा ही वायरस है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। और अब आते हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स, तो सबको पता है, तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ। फीवर, टायर्डनेस, ड्राई कफ, एक्नाइन पेन, नेजल कंजेशन, रनी नोज, सोर थ्रोट एंड डायरिया। डायरिया ऑपरेशनली मिलता है कभी कभी में, कभी नहीं मिलता है, लेकिन ये कोरोना के सिम्टम्स है। तो हमारे में ऐसे वायरस की उत्पत्ति होती है, वो वायरस बॉडी में एंटर होता है तो उसको अभिसंगत प्रकार के ज्वर बताता है और उसमें जैसा मिलता है, तो ये जो कफ के कोरोना वायरस का जो कफज लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो राजीमान नाम के सर्प के सड़न से उत्पन्न हुआ होता है, ऐसा हम मान सकते हैं। और सुश्रुत कल्पस्थान में 8.3 श्लोक में भी बताया कि 12-13 प्रकार के कफज कृमि उसके नाम है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। लेकिन बात कफज ज्वर की, चरक चिकित्सा स्थान में 386 में बताया है वात कफ ज्वर के लक्षण। और माधव निदान, निदान माधवम श्रेष्ठम, तो उसमें भी जो निदान बताया है माधव निदान 1:15-16 श्लोक में, वो सब वात कफ के ज्वर है, वो 90% है वो कोरोना से मिलते हैं। हेवीनेस एंड टायर्डनेस, जॉइंट पेन, स्लीपीनेस, हेडेक, रनी नोज, ड्राई कफ एंड नो स्वेटिंग, तो उसको हम कोरोना को कोरिलेट कर सकते हैं सीधे वात कफ ज्वर से। तो मैंने उसको वात कफ ज्वर ही मान लिया। और कोरोना का दूसरा क्या है
कि कोरोना का वायरस है उससे लोग डरते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्र में बताया है कि अग्नि है, उससे जिस आदमी का अग्नि ठीक रहेगा, शरीर की जो स्थिति है जिसकी बनी रहती है, उसमें यदि वायरस आ जाए तो भी वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। कोरोना वायरस तिल्ली जैसा है, माचिस की तिल्ली यदि कहीं घर में डाल दे तो वो जला नहीं सकती है, लेकिन वो घर में पहले से ही पेट्रोल है या गैस है तो वो पूरे घर को जला डालती है। जैसे जिसके बॉडी में आम रहेगा उसको कोरोना वायरस है सबसे ज्यादा डैमेज करता है। डिजीज जिसको रहता है उसको डैमेज करता है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है। तो यहाँ आयुर्वेद जिसने अपनाया है, जो आयुर्वेद अपनाएंगे उसकी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उसका पालन करेंगे और जो शरीर की अग्नि है उसको स्वस्थ रखेंगे तो उसका कोरोना कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब आते हैं उसकी ट्रीटमेंट क्या बताई है। तो हमारे चरक संहिता चरक चिकित्सा स्थान 3:141 श्लोक में ज्वर लंघनम स्वेदनम कालो यवागोस्तिक्तकोरस पाचनन विपक्मनम दोषा तरुण ज्वरे, और भाव प्रकाश में ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्य तो पाचनम ज्वरांति भेषजम ज्वर मुक्तेषु विरेचनम। तो मैंने जितने भी पेशेंट पाए उसमें सब में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और मैं वो नानभट्ट बापा की परंपरा से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रजाराम दादा की परंपरा से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हम बहुत रिजिड पर्सन जाने जाते हैं, हम शास्त्र में जो लिखा है वो ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, और शास्त्र को ही मानते हैं और शास्त्र से ही परिणाम मिलता है। तो उसमें चिकित्सा का क्रम क्या होता है कि लंघन पहले तो कराना है। सभी हमारी प्रमुख संहिता है बृहत्त्रयी लघुत्रयी में, सबके चिकित्सा में ज्वर में लंघन बताया है, एक्सेप्ट मदात्य और कामत ज्वर में। लेकिन ये ज्वर है वो अभिसंगत ज्वर है, तो अभिसंगत ज्वर में भी लंघन, और वात कफत ज्वर में तो कफ का जहां अनुबंध रहता है वहां सबसे ज्यादा अधिक 12 दिनों तक लंघन करवाना पड़ता है। तो और उसमें भी उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो वायरल लोड सबसे हाई 12 दिन तक जाता है, और हमारे कफत ज्वर में 12 दिन का लंघन लिखा है। लंघन, पाचन, ज्वरग्न औषध और फिर विरेचन देना है। तो और फिर उसको पीने के लिए गरम गरम पानी ही देना है। भाव प्रकाश मध्यम खंड ज्वर चिकित्सा 1:3 में बताया है कि गर्म पानी का कुल क्या है। तो गर्म पानी है वो दीपन है, तो अग्नि को बढ़ाता है, कफ का नाश करता है, वात और पित्त का अनुलोमन करता है और स्रोतों की शुद्धि करता है। तो कफ जो लंग्स में कंजेशन होना देता है वो गर्म पानी नहीं करने देता है। और गर्म पानी के बारे में तो बहुत चर्चा हुई। अष्टांग हृदय में भी एक श्लोक है, कोरोना को मिटाने के लिए सिर्फ गर्म पानी ही पर्याप्त है। लेकिन इसकी चर्चा हम समय के अभाव से इधर नहीं करेंगे, जिसको देखना है वो चरक सूत्र स्थान में देख ले। उसके बाद खाने में नहीं कुछ नहीं देना है। यवागुहु एक है वो ज्वर में पथ्य है, ऐसा चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 150-151 में श्लोक में बताया है। तो पंचकोल के साधित यवागु नहीं देता हूँ। क्यों यवागु? तो वो लघु है, तो वो इजी टू डाइजेस्ट है, अनुलोमन है, इट प्रमोट्स अनुलोमन, वात आदि दोषों को और मल मूत्र का वो ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकाल देता है। उष्ण है तो वो ज्वरघ्न भी है, प्रवाही है तो वो तृष्णा है उसको मिटाता है, आहार द्रव्य है तो शरीर को बल देता है, सर है तो बॉडी को लाइट बनाता है। जो हैवीनेस है कफ ज्वर में वो हैवीनेस है वो रहती है तो उसको वो मिटाता है। और ज्वर में सातम्य एक ही है और ज्वर को मिटाने वाली ये यवागु है। तो सभी जगह शास्त्र में लिखा है कि यवागु देनी है तो हम मूंग या चोखा की यवागु देते हैं। अब मैं यहाँ अब तक हमने आज तक के डेट में 77 पेशेंट ऐसे है जिसको कोरोना पॉजिटिव आया है और 200 से ज्यादा पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि जो सिम्टम्स से हम ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि हम आयुर्वेद में बिलीव करते हैं। जिसने रिपोर्ट करवा लिया है उसके रिपोर्ट मेरे पास 77 पेशेंट आज तक ऐसे हैं कि जिसके रिपोर्ट एलोपैथी के माध्यम से हुए हैं। इसमें 5 से 7 पेशेंट ऐसे हैं जिसका कंजेशन है लंग्स का, सीटी स्कैन में 50 से 70% है। यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हुआ है। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिखने में लगती है बहुत सिंपल, लेकिन वो चमत्कार जैसा परिणाम दिखाती है उसका। और अभी ये क्या है, कलयुग है तो आप्तोपदेश प्रमाण है वो संहिता है, लेकिन आप्तोपदेश प्रमाण में विश्वास आना कठिन है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण चलता है
तो मैं एक ही पेशेंट का, समय की कमी है इसकी वजह से एक ही पेशेंट का जो रिपोर्ट है और उसका अनुभव कथन है वो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक पेशेंट है, उसका 18 जुलाई का आया था, 71 उसकी एज है, तो ऑलरेडी वो डेंजर जोन में है। वो सिटी स्कैन में मैं यहाँ लाइट कर रहा हूँ, 60 से 75% लंग्स का इन्वॉल्वमेंट था, तो ऑलरेडी वो पेशेंट है वो डेंजर जोन में था। उसका ऑक्सीजन लेवल है वो 85 था और इसको सिर्फ आयुर्वेद दवा हमने दी थी। और इसका सीआरपी रिपोर्ट, सीआरपी है वो उस दिन उसका 200 था, 200 सीआरपी रिपोर्ट था और उसका सीरम एलडीएल है वो 347 था। तब हमने उसको यही ट्रीटमेंट दी थी कि उसको बस एक हम जो आरक बदादी क्वाथ देते हैं उसमें ये स्लाइड में नहीं आया है, भाव प्रकाश में बताया कि संशोधन धन क्वाथ है, तो संशोधन क्वाथ होने की वजह से वो ही देना है। तो वो काढ़ा दिया, सूंठ का आधा उबाला हुआ पानी, सड़न पानी देना है, लेकिन सबको सड़न पानी इस काल में पहुंचाना मुमकिन नहीं था, तो सूंठ वाला आधा उबाला हुआ गरम पानी ही दिया था ये, और उसको लंघन करवाया था, उससे उसको ठीक हो गया। उसके बाद अभी का उसका ऑक्सीजन लेवल है वो 95 आ रहा है और उसका सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो मात्र 0.17 आ रहा है और पेशेंट हेल्थी है भगवान धन्वंतरी की कृपा से। और उसमें तुषार त्रिवेदी का कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो आयुर्वेद का है, संहिता का है। तो मेरा पहले श्रद्धा थी कोरोना आया चीन में तब कि इसको आयुर्वेद ही मिटा सकता है, लेकिन अब प्रत्यक्ष से वो विश्वास हो गया है कि कोरोना को जो कोई मिटा सकता है तो आयुर्वेद मिटा सकता है। दूसरा, 200 के उपरांत पेशेंट मेरे पास है कोरोना के, जिसको पॉजिटिव आया उसको सबके घर वालों को प्रिवेंशन के लिए पथ्यादिक्वाथ या दूसरे वो काढ़ा देते हैं हम, तो किसी को भी कोरोना पॉजिटिव दूसरों को आया नहीं है। अभी मैं वो पेशेंट के जो घर वाले हैं उसका मैं एक सुनाता हूँ, यदि आता है उसमें तो नहीं तुषार भाई 30 सेकंड નું છે, ओके 30 સેકન્ડ કઈ છે, ओके ओके ત્યારે મારા પપ્પાને દાખલ કર્યા ત્યારે તેનું ઓક્સિજન લેવલ 85 હતી અને તો સીટી સ્કેનમાં 60 થી 75% કફ બોલતો હતો, સીઆરપી રિપોર્ટ 200 હતો। ત્યારે અત્યારે તુષારભાઈ દ્વિવેદીની ટ્રીટમેન્ટ લઈને ઉકાળા, સોસો પાવડરનું પાણી અને મગનું પાણી એ બધી વૈદિક પ્રક્રિયાથી કરીને તુષારભાઈ દ્વિવેદીનું અત્યારે એનું ઓક્સિજન લેવલ 94-95 બોલે છે અને સીઆરપી રિપોર્ટ 0.70 બોલે છે। આ તુષારભાઈ દ્વિવેદીની ટ્રીટમેન્ટ લઈને तो उसमें तुषार भाई त्रिवेदी का कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आयुर्वेद का है। और सबको प्रणाम आयुर्वेद व्यासपीठ ने जो मुझे यहाँ तक दी, इसके लिए मैं आयुर्वेद व्यासपीठ के सभी प्रेसिडेंट है हितेश भाई जानी और मेरे गुरुजी, मेरे मित्र और जिसके साथ मैंने काम किया था डिप्यूटी डायरेक्टर है वो तो सब बहुत आगे बढ़ गए हैं। ऐसे फाल्गुन भाई है, सामंत भाई डाइमा जिसके साथ जीवन के अमूल्य दिनों बिताए, धर्मेंद्र भाई पटेल है, प्रणव भाई है, भावेश भाई है, प्रज्ञाबेन है, ध्रुतिबेन है, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सबको मिलके प्रयास करना चाहिए कि ये महामारी में से आयुर्वेद ही छुटकारा दिला सकता है, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है। अस्तु, जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। तुषार भाई आपको भी सभी पार्टिसिपेंट की ओर से, आयुर्वेद व्यासपीठ की ओर से खूब खूब अभिनंदन और आपका आभार। आपने भी सच में बहुत ही अनोखी ट्रीटमेंट लाइन पूरी शास्त्रोक्त तरीके से बताई और आपकी सबसे अच्छी बात हमें वो लगी कि आपने सभी पेशेंटों का डेटा निकाल के रखा है, जो आज के जमाने में बहुत ही जरूरी है ये डेटा कलेक्शन करना। अभी मैं अपने सारे वक्ताओं का वक्तव्य सुनने के बाद हमारे जो व्यासपीठ के अध्यक्ष है माननीय वैद्य हितेश भाई जानी, उनको मैं विनती करूंगा कि एक कंक्लूजन ले और अध्यक्ष उद्बोधन करे। उसके बाद में हम प्रश्नोत्तरी सेशन रखेंगे। वो प्रश्नोत्तरी सेशन में सारे जितने भी प्रश्न आए हुए
वो जिग्नेश भाई बोलेंगे और उसके आंसर आएंगे। माननीय भाई रितेश भाई जानी। सभी को नमस्कार। जो आज मुख्य वक्ता थे संजय, सचिन, तुषार भाई, धर्मेंद्र भाई, सामत जी और बहन श्री आरती बहन, और हमारे मॉडरेटर और पूरे व्यवस्था में सबको जोड़ने वाले फाल्गुन भाई, प्रणव भाई, हमारे बहन प्रज्ञा बहन और ज्योति बहन, और व्यासपीठ के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, और भी जो व्यासपीठ से जुड़े नहीं है लेकिन पूरे देश से कहीं न कहीं एरिया से मैं देख रहा हूँ कि सब बहुत लोग जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं। तो पहले तो मैं सबको आज चरक जयंती की बधाई देता हूँ। सबको शायद थोड़ा नया भी लगेगा। उत्तर भारत में तो चरक जयंती शुक्ल पक्ष में आती है, लेकिन दक्षिण भारत में गुजरात में हम लोग आज नाग पंचमी है, आज हम महर्षि चरक की जयंती मना रहे हैं। तो आप सभी को महर्षि चरक जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई। भार्गव भाई आवाज म्यूट करिए। हाँ म्यूट તમે મ્યુટ નીચે રવિન્દ્રભાઈ ઝાલાનું म्यूट करो। रविंद्रभाई ઝાલાનું म्यूट करजो। तो आप सबको महर्षि चरक जयंती की शुभकामनाएं, क्योंकि नाग पंचमी गुजरात में है जो शुक्ल पक्ष के बजाय हम कृष्ण पक्ष में मनाते हैं। तो आज सबको बधाई हो, धन्यवाद। जो 4 वक्ताओं ने विषय रखे और जो सचिन जी ने भी विषय रखा, उसके ऊपर से बाकी सब लोगों को भी प्रेरणा मिली। और बहुत दिन से चल रहा था कि व्यासपीठ की ओर से एक जो वैद्य लोग काम कर रहे हैं उनको सुना जाए, क्योंकि एक टीवी कोई भी खोलो, कोई भी सोशल मीडिया खोलो, तो बस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, दवाई नहीं है, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, एक ही बात चल रही है। तो वो एलोपैथी की और पश्चिमात्य दुनिया और WHO की निकम्मापन सुनते सुनते लोग थक गए थे। और वैद्य लोग जो काम कर रहे हैं, वैद्य लोग जो काम करके सफल हो रहे हैं, उसको सुनने वाला नहीं है। हालांकि जैसे अभी तुषार ने बताया और सब वक्ताओं ने बताया कि हमको कोई इंकरेजमेंट नहीं चाहिए, हम तो शास्त्रों में बताई हुई बात करते हैं और हम हमारा खुद का कुछ नहीं है, शास्त्रों का है। लेकिन ये विश्वास भारत को क्यों नहीं है? ये विश्वास विश्व को तो ना वो समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जब हम इस सेमिनार का वेबिनार का टाइटल तय कर रहे थे तब हमने सोचा कि क्या रखेंगे। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, अब ये कोरोना के लिए पर्सपेक्टिव तो बताना है दुनिया को, हमको ये कुछ डॉक्यूमेंट करके, लेकिन आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव कोई भी चिकित्सा में, कोई भी मरीज की चिकित्सा में क्या रहता है? मैत्री और करुणा। और देख हम क्या रहे हैं, ना मैत्री है ना करुणा है, बिजनेस है। अब वो मास्क का बिजनेस हो, 3 महीने के बाद हमारे ही स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि वो N95 मास्क तो नहीं चलेगा, फिर उसके बारे में बहुत सी बातें आती है। सैनिटाइजर अब 30% अल्कोहल वाला है तो भी चलेगा। मतलब बिजनेस के अलावा कुछ बात नहीं है। नाकामी का ढेर लगा है, वो ढेरों में लाश जूमती है। एक अमेरिका जो विश्व का बड़ा जगजमादार बन के बैठा है, और वो उसके पास क्या नहीं है, कितने डॉक्टर्स नहीं है, क्या पैसा नहीं है, क्या व्यवस्था नहीं है, क्या सुविधा नहीं है, क्या साधन नहीं है, लेकिन अपने 1,60,000 लोग गवा बैठे हैं। तो उसी रास्ते पे तो हम नहीं चल सकते, हम आयुर्वेद के वैद्य हैं। तो मुझे इन सब वैद्यों को बहुत साधुवाद देना है, बहुत धन्यवाद देना है कि आप लोगों ने जो काम किया है वो एक बहुत धन्यवाद पात्र है। विश्व के लिए जब चुनौती है तब आयुर्वेद कर सकता है, यदि अन्यत्र जो दुनिया में कहीं है वो चरक में है या हमारी संहिताओं में है, और यहाँ नहीं है तो और कुछ नहीं है। ये बताने के लिए आपने जो मौका दिया और मौका लिया, वो मैं आपको बहुत धन्यवाद के पात्र समझता हूँ। 2-3 बातें मुझे और शेयर करनी है कि पहले तो बहुत से लोगों ने चैट बॉक्स में प्रश्न पूछे, जिसके बारे में तो अभी मॉडरेटर पूछेंगे ही उन वक्ताओं को। लेकिन देखो, जो प्रोटोकॉल फाइनल हुआ है, जितने प्रोटोकॉल्स, खास करके जो आयुर्वेदिक पंचगव्य का प्रोटोकॉल, वो बहुत से राज्यों में एथिकल कमिटी हैज अप्रूव्ड और उसका काम शुरू हो चुका है। दुनिया के सामने ICMR के माध्यम से हम वो पंचगव्य प्रोटोकॉल बताने वाले हैं, और कोविड में क्या आयुर्वेद काम कर सकता है वो अभी जो थोड़ा शुरू हो रहा है, सबको पता चल गया है। शुरू में तो आयुष को भी दबाया गया, लेकिन आज धीरे धीरे आयुष डिपार्टमेंट, आयुष वैद्य, गुजरात में तो फाल्गुन और भावना बहन ने और बाकी सब लोगों ने एक बड़ा करके चमत्कार जैसे करके दिखाया। लेकिन हर राज्यों में, पूरे देश में हम घूमते हैं, पूरे देश के वैद्यों से मिलते हैं, हमारे हर संगठन के लोग सब एक्टिव है। शुरू में हम भी थोड़े दब गए थे, हमारे लोग थोड़ा
बस काढ़ा वितरण करो और प्रिवेंशन की बात करते थे। लेकिन जब एक टीवी शो में मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ मुझे पूछा गया, ये मई के एंड का मामला है, उसने पूछा कि भाई एक दावा, क्योंकि साथ में एलोपैथी डॉक्टर भी थे और कोरोना के ऊपर चला बात करनी थी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब वैद्यराज हितेश भाई, आपको हम पूछते हैं कि आयुर्वेद की दवाई बहुत स्लो काम करती है, धीरे धीरे काम करती है, तो उसमें आपका क्या कहना है। बाजू में डॉक्टर बैठे थे और पूरा मीडिया लाइव बात सुन रहे थे। तो मैंने बोला भाई हम स्लो है या आयुर्वेद स्लो है, वो आप हमें बहुत बहुत सालों से हम ये सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूछूं, ये दिसंबर 19 में कोविड-19 आपका पहला केस निकला चाइना से, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आज मई एंड यानी 5.5 महीना हो गया। 5.5 महीने के बाद आप दुनिया भर के लोग WHO से लेकर सब बोल रहे हो दवाई ढूंढ रहे हैं और फिर वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन आ जाएगी ऐसा बात करते हैं। और हमारे तुषार भाई, धर्मेंद्र भाई, आरती बहन और ये हमारे सामत तो कभी के ट्रीटमेंट करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर चुके हैं, आपको पता नहीं है। मैंने बोला तो ये बड़ी विडंबना है, मार्केटिंग नहीं है। हमारी बात सुनने वाले हमारे ही लोग कुछ उसमें बड़े दुविधा में है, तो थोड़ा संगठित होना पड़ेगा, अपनी बात फोर्स से रखनी पड़ेगी। हमारा सब काम डॉक्यूमेंट हो रहा है, एक समय जब आएगा, सिर्फ ड्राई जिंजर पे हमने 1 लाख लोगों को प्रिवेंट किया है और वो पूरा डॉक्यूमेंट है। आप जाइए locavet.com वेबसाइट में जाइए, आपको वहां से उनके गूगल फॉर्मेट के अपने ओपिनियन मिलेंगे। अरे कैसे कैसे लोगों को कैसे ठीक हुआ है, प्रिवेंट हुआ है और ठीक भी हुआ है। और बाकी जो अभी जो पंचगव्य प्रोटोकॉल है, वो बड़े बड़े राज्यों में, यूपी में, BHU में, खास करके महाराष्ट्र में, और कोविड हॉस्पिटल्स में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नहीं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में तो हमने काम किया, वो आपने सुना, लेकिन एलोपैथी की हॉस्पिटल में आयुर्वेद के प्रोटोकॉल और गुजरात का, सौराष्ट्र का बेस्ट पल्मोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल में हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब मौका मिलेगा तब बताएंगे, अभी तो इतना समय नहीं है। लेकिन सब वैद्य मित्रों को बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मौका है, दुनिया भर में एक बातें चली है कि एलोपैथी या पाश्चिमात्य मेडिकल साइंस गिर चुका है, थक चुका है, वो अंतिम श्वास की ओर है। तो उस समय वेलनेस रिवोल्यूशन लाने के लिए, आयुर्वेद की बात करने के लिए हमको और सचेत होना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा। तो मैं सबको धन्यवाद कहते हुए मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। जय आयुर्वेद, धन्यवाद। जय धन्वंतरी, बहुत बहुत आभार माननीय वैद्य हितेश भाई जानी का हमें मार्गदर्शन करने के लिए। हमारी आप प्रेरणा स्रोत हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वैद्य जिग्नेश पटेल को बोलूंगा कि हमारे ये सेशन के दरमियान जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन एक के बाद एक पढ़े और जो भी उसके रिलेटेड जो भी वक्ता है उनको बोले कि उनका आंसर दे। पहले रविंद्र सिंह जाला, दिलीप आहिर, प्लीज अपना वीडियो ऑफ कीजिए, जिससे हमारे एक्सपर्ट है वो अपना वीडियो ऑन कर सके और सबको दिखाई दे, प्लीज। सर, पहला इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो ऐसे वक्ता के रिलेटेड नहीं है, सब मिला के हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि नींबू पानी लोग ज़्यादा पीते हैं। अभी एलोपैथिक वाले कहते हैं कि विटामिन सी ज़्यादा लेना चाहिए, तो लोग नींबू पानी ज़्यादा लेते हैं, तो वो ठीक है या नहीं आयुर्वेद के हिसाब से? सामत ने बोला था, जो भी वक्ता जवाब देना चाहे दे सकता है। नमस्कार, नमस्कार। हेलो, લીંબુ પાણી લેવું જોઈએ, બોડીને આલ્કલાઇઝ રાખે છે। પીએચ વેલ્યુ જે વધારે હોય ને બોડીની, તો કોઈ પણ પ્રકારના વાયરસ, બેક્ટેરિયા ડેવલપ નહીં થતા અને એની પણ લિમિટ હોય છે, અતિશય નહીં, પણ રોજનું 2 થી 3 ચમચી સફિશિયન્ટ છે। બીજું એક ક્વેશ્ચન બીજાનો જવાબ આપી દઉં। મહેન્દ્રસિંહ સરવૈયાએ પૂછ્યો છે આલ્કલાઇઝ ફૂડ। તો મિત્રો, આલ્કલાઇઝ ફૂડ બ્રોકોલાઈ છે, મગ છે, બધા છે, પણ એક બીજી વસ્તુ તમને કહી દઉં કે કોઈ પણ પ્રકારના પાન એને ઉકાળીને તમે ઉકાળો ને એટલે ઉપર જે થર જામે ને આખો, એ ક્લોરોફિલ કહેવાય। એ ક્લોરોફિલનો પીએચ હોય છે 8, એ આલ્કલાઇઝ છે। કોઈ પણ લીવ્સ, કોઈ પણ આયુર્વેદ વનસ્પતિના લીવ્સ લઈ લો તો બી ચાલે। થેન્ક યુ।
सर दूसरा क्वेश्चन है कि किसी कोरोना पेशेंट को क्या कोई एक्सपीरियंस है प्रदमन नश्य देने का, प्लीज शेयर। कौन बताएंगे? धर्मेंद्र भाई पंचकर्म के फिजिशियन है। कोरोना का पेशेंट में जब नासावरोध हो जाता है, कफोत्क्लेश यदि हुआ है, तो उस वक्त जैसे मेरे से अच्छा तो बहुत जानी सर से हमें जानने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत शुंठी के ऊपर प्रयोग किया है कच्छ में और सौराष्ट्र में, पूरे देश में, मुंबई में, सब जगह पर। तो शुंठी को सूंघते हैं, तुरंत फायदा होता है। प्रदमन जैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हमने जो कंठ रक्षा का जो मिश्रण है उसका भी कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अवस्था देख के कर सकते हैं। दूसरा है रोल ऑफ मंजिष्ठादिक वाज इन क्लॉटिंग। हेलो हेलो सचिन बोलो, सचिन बोलो। हाँ हाँ, आरती भट्ट मैडम ने इस विषय पे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि डी डीमर लेवल जब था तो उसमें मंजिष्ठा और अर्जुन के बाद से उन्होंने वो प्रेशर डाउन की है। तो वही उसका एक्सप्लेनेशन है कि ये जो हमारे मंजिष्ठा जैसे ड्रग है, मंजिष्ठा अर्जुन है, वो भी काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में बहुत सारी भस्म वर्णित है, सुवर्ण कल्पी वर्णित है, तो उसमें से क्या किसी का प्रयोग हम सब लिंगुअल मतलब जीवा के नीचे रख के कोविड-19 पेशेंट पे प्रयोग कर सकते हैं? जिग्नेश भाई हेम गर्भ पोटली रस का आत्ययिक अवस्था में एक प्रयोग है कि अभी पेशेंट है वो सीवियर है और फेल्योर में जा रहा है, तब हेम गर्भ पोटली रस है वो यूज करते हैं, लेकिन वो हेम गर्भ पोटली रस शास्त्रोक्त तरीके से बना हुआ होना चाहिए। तो वो जीभ के नीचे ही रखते हैं और जीभ के ऊपर उसको घिस के लगाते हैं, तो उससे उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैं तो कास्ट वेद हूँ, हमने तो कभी यूज नहीं किया है, लेकिन 2-3-4 ऐसे सुने हुए हैं पुराने वैद्यों से कि जिन्होंने हेम गर्भ पोटली रस का अच्छे से अच्छा रिजल्ट लिया है मरणोन्मुख रोगी में। कोरोना पेशेंट को एक सिम्टम्स होता है गंध नाश होती है, तो उसमें क्या चिकित्सा दे सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ फिर बाद में कोई है तो जो ड्राई जिंजर थेरेपी अभी हम कर रहे हैं, तो कोरोना पेशेंट को जो प्रॉब्लम है नेजोफेरिंक्स एरिया और ओरोफेरिंक्स एरिया, अगर आप नेजोफेरिंक्स एरिया को क्लीन करेंगे, शोधित करेंगे, और ओरोफेरिंक्स एरिया जो हमने शुंठी चूर्ण को ऐसा माइक्रोफाइन बनाया, टाइलिन और सलाइवरी दोनों, टाइलिन और पैरोटिड ग्लैंड का दोनों स्राव से पूरा मुख भर जाता है मुंह में 5 मिनट रखने से, और पूरा ओरोफेरिंक्स एरिया क्लीन हो जाता है, और फिर हम निगल जाने का बोलते हैं। तो जो कच्चा कफ है वो भी नहीं बनता, आगे नहीं बनता है, और अग्नि जो मान्यता है वो भी चली जाती है। और नेजोफेरिंक्स में भी जो स्निफिंग करते हैं वो एक मूंग के दाना बराबर प्रदमन नस्य जिसको कहते हैं, हम तो उसको सूंघने का बोलते हैं। दमन करना, खुद सूंघेंगे तो उसका फोर्स कम होगा, अगर हम धुमापन करेंगे तो वो इस तरह से अभी कोरोना में नहीं कर सकते, और ये तो डेली करना है, तो ये अभी नहीं करना है, सिर्फ अपनी ताकत से उसको सूंघना है। तो ये दोनों विधि से पूरा जो, क्योंकि कोरोना का जो वायरस का स्पाइक है वो हमारा ही प्रोटीन लेके पनपता है। नेजल प्रोटीन, नेजल का जो म्यूकस है या ओरल म्यूकस है, उसको वो पकड़ के फिर वो पनपने लगता है, फिर वो ग्रो होता है, तो उनको वो पीएच बदल जाती है नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की, नेजोफेरिंक्स पूरे एरिया की, तो वहां वो फिर चिपक ही नहीं आता। बहुत से लोगों का, आपको मुंबई का मैं अभी एग्जांपल दूं, समय नहीं है, लेकिन मुंबई में जो डॉक्टर अदिति हमारा ये काम कर रही है पंचगव्य प्रोटोकॉल के ऊपर, अभी जो हॉस्पिटल की वहाँ की कार्यकर्ता ही है, तो वो अदिति ने
जो नेजल स्वैब लेने जाता है वो वहाँ का हॉस्पिटल का, वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल का ही नेजल स्वैब लेने वाला जो टेक्नीशियन है, उस जिसने 300 लोगों का लिया, उसको वो जब हुआ और वो बिल्कुल वो करने लगा, उसका खुद का जब सैंपल लिया गया आफ्टर नेजल थेरापी, ये ड्राई जिंजर थेरापी, तो तुरंत नेगेटिव हो जाता है। ये तो अभी उसके ऊपर ही एक वेबिनार करेंगे तो सब डॉक्यूमेंट आपको बता सकते हैं, लेकिन सबलिंगुअल एब्सॉर्प्शन नेज़ोफेरिंक्स एरिया में और ओरोफेरिंक्स एरिया में हम ये ड्राई जिंजर से बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल छोटी सी बात दुनिया भर को हम बता सकते हैं कि ये तो घर से इलाज कर सकते हैं, और इतना डरा दिया है हमको। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सर कि एलोपैथिक मेडिसिन अगर चल रही है, SCQ या कोई और मेडिसिन, तो उसे आयुर्वेद औषध देना ठीक है या नहीं? जो दे रहे हैं वो जरा बोले। हाँ, उसको हम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर सूरत में ही लगभग 900 लोगों को ट्रीटमेंट करी है ऑफिशियली इसके लिए कि सिविल हॉस्पिटल में जो मिलता है, अभी तक हमारे 7-8 टीम जाके काम कर चुकी है। उसके अलावा भी जो कुछ प्राइवेट में होता है कि कुछ लोग सिविल में एडमिट नहीं होते, तो ऐसे लोगों को भी हमने ट्रीटमेंट करी है। तो ये हमारा एड ऑन थेरेपी है, ऐसा मोस्टली हमने नहीं किया है कि किसी को प्योरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करी है और उसका पूरा एलोपैथिक मेडिसिन बंद किया है, क्योंकि वो ICMR की गाइडलाइंस में नहीं है। ICMR की गाइडलाइंस मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स फॉलो करते ही है, तो उसके साथ में देते हैं और दिया है, और उसमें कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ है। हल्के में कुछ पेशेंट को कुछ डायरिया की कंप्लेंट्स हुई है, 1-2 बहुत रेयर केसेस में, 1-2% में, लेकिन ऐसा कोई उसका कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। जितना भी हुआ है सभी को फायदा हुआ है। मेरे हिसाब से अभी और क्वेश्चन है कुछ, लेकिन समय की मर्यादा है, तो अब हम सेमिनार में वैद्य प्रणव दलवाड़ी को ओवर टू करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत आभार वैद्य जिग्नेश भाई। हाँ, और कोई कुछ यानी बताना चाह रहा है कुछ? आरती बहन या सचिन भाई? हाँ प्रणव भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने जितने भी ये पेशेंटों का चिकित्सा किया, तो कई अपने वैद्यों का संपर्क किया, चिकित्सा करने के पहले, चिकित्सा के दौरान भी, और कई लोगों का मार्गदर्शन लिया, और इसके बाद में परिणाम मिले हैं। इसलिए ऐसे वैद्यों को एक दूसरे को पूछते रहना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए, तो जो सिद्ध हो गए हैं परिणाम वो तुरंत में एप्लीकेशन में आ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। आरती बहन 2 मिनट कुछ बोलना चाह रहे थे ना? बस हमें सब लोगों को मिलके कोरोना को भगाना है। हम सब आयुर्वेद डॉक्टर को मिलके। आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा, और हमारे साथ जो जुड़े हैं और आगे भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मैं वैद्य भार्गव भाई ठक्कर को विनती करूंगा कि वो कार्यक्रम की आभार विधि करे और कार्यक्रम की पूर्णाहुति करे। वैद्य भार्गव भाई ठक्कर। हाँ, वैद्य समूह निसंशय कराणाम तद्वित संभाषा ज्ञानवर्धनानाम। आयुर्वेद के ये 2 मुख्य सूत्र आज के इस कार्यक्रम के लिए हमें बहुत उपयुक्त लगते हैं। इन दोनों को इस कार्यक्रम के दौरान हमारे वक्ताओं और श्रोताओं ने मिलकर सिद्ध किया है। आयुर्वेद व्यासपीठ की ओर से मैं वैद्य सचिन खेड़ीकर, प्राध्यापक सूरत आयुर्वेद महाविद्यालय का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकालकर हमें यहाँ मार्गदर्शन किया। वैद्य सामंत दहीमा जी, वैद्य धर्मेंद्र भाई पटेल, वैद्य आरती बहन और वैद्य तुषार भाई, इन्होंने अपने अनुभव समग्र वैद्य समाज के साथ शेयर कर वैद्य समूह निसंशय कराणाम को, और जो एक मान्यता थी कि वैद्य कभी अपने अनुभव बताते नहीं, एक दूसरे को कहते नहीं है, उसको आज तोड़ दिया है।
इसके लिए उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आयुर्वेद व्यासपीठ के द्वारा ऐसे कार्यक्रम पुनः पुनः आयोजित होते रहते हैं। आप सभी ने जो भी इसके लिए अभी मौजूद है, अभी 55 लोग उपस्थित है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 94 तक यहाँ की संख्या गई थी और फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव पर भी ये चल रहा है, वहां भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। टोटल जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो आज सुबह 220 था। मैं उन सभी रजिस्ट्रेशन करने वालों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप ये रिकॉर्डिंग फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद रहेगा, आप कभी भी सुन सकते हैं। आप सभी ने इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रोत्साहित किया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करते हुए अब मैं कल्याण मंत्र करूंगा। हम सबको अपना माइक बंद रख के मन में ही कल्याण मंत्र दोहराना है और उसके बाद हम ये कार्यक्रम पूर्ण घोषित करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। જય ધન્વંતરી। ખૂબ ખૂબ આભાર ફાલ્ગુનભાઈ। આવા બીજો વેબિનાર આપણે ગોઠવીએ, એનો ઇંતજાર રહેશે। સાચી વાત છે। ચલો બધાનો આખી વ્યાસપીઠ ગુજરાત ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, બધા વક્તાઓનો પણ આભાર, ધન્યવાદ। सभी का आभार सर। ધન્યવાદ। આભાર મિત્રો બધાનો, થેન્ક યુ। ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ। આવજો રમણભાઈ, તુષાર, ખરેખર વેલ પ્લે। આવજો તુષારભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ। મજા આવી ગઈ આરતીબેન, ઘણા વખતે મળ્યા। ખૂબ જ સરસ પ્રોગ્રામ રહ્યો, બધાનો ખૂબ જ સરસ સપોર્ટ રહ્યો, ટાઈમ નો અભાવ રહ્યો। અને હવે અલગ અલગ થોડો વધારે સમય આપીને કંઈક ગોઠવશું। હા, કોમેન્ટ પણ એ રીતની આવેલી છે કે આ ફરી સેમિનાર ગોઠવો, ફરી વેબિનાર ગોઠવો। કરીશું ડેફિનેટલી। થેન્ક યુ, બાય બાય।